हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम 200 इडियम्स एंड फ्रेजेज करने वाले हैं। और ये जो है मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं जो एसएससी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इनमें से कुछ ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं जो 7 से 10 बार एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बाकी भी इडियम्स एंड फ्रेजेज आप देखते रहिएगा, लेकिन ये जो 200 मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे रिपीट होके क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस वीडियो से पहले मैंने 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे लोड किया हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला देखते हैं हम ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे का मतलब होता है ए मेमोरेबल डे, यानी कि यादगार या महत्वपूर्ण दिवस। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, 15 अगस्त इज ए रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यानी कि 15 अगस्त जो है वो एक यादगार दिन है, या आप कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण दिन है हमारे भारत के इतिहास में। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन इंडिया को आज़ादी मिली थी। तो हम हर एक साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और भी रेड लेटर डे हो सकता है आपके लाइफ में, जैसे कि आपका बर्थडे, आपका मैरिज एनिवर्सरी, ये सब रेड लेटर डे है। ये आपके लिए यादगार दिन है। इस दिन आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं जिसको आप हमेशा याद करना चाहते हैं। अगला है आपका टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब। इसका मतलब होता है टू बी ए गुड स्पीकर, यानी कि बहुत ही अच्छा वक्ता होना, या आप कह सकते हैं बोलने में बहुत ही कुशल होना। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, आवर पीएम हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह मोदी, इनको गिफ्ट ऑफ द गैब है। आप देखते होंगे कि जब ये बोलते हैं तो काफ़ी कुशल रूप से ये बोलते हैं और काफ़ी लोगों को ये कन्विंस भी कर लेते हैं अपनी बातों से। तो इनको क्या है, गिफ्ट ऑफ द गैब है। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका ए हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब होता है ए डिफ़िकल्ट टास्क या प्रॉब्लम, यानी कि बहुत ही मुश्किल काम होना या बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम होना। और आपने जो है हिंदी में कहावत सुना होगा कि लोहे के चने चबाना, तो उसको इंग्लिश में हम यही बोलते हैं, हार्ड नट टू क्रैक। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, टू मेक हिम सेटिस्फाइड इज हार्ड नट टू क्रैक। यानी कि इसको सेटिस्फाई करना हार्ड नट टू क्रैक है, यानी बहुत मुश्किल काम है, जल्दी ये संतुष्ट नहीं होता है। अगला है आपका ए वाइल्ड गूज चेज। इसका मतलब होता है ए यूजलेस एफर्ट या सर्च, यानी कि ऐसी कोशिश करना जो बेकार है, जिसका कोई मतलब नहीं है, उससे आपको कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। और आप हिंदी में इसे निरर्थक खोज भी कह सकते हैं। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, प्रीचिंग मोरल लेसन्स टू क्रिमिनल्स इज ए वाइल्ड गूज चेज। यानी कि कोई क्रिमिनल है उसको आप मोरल लेसन दे रहे हैं, उसको अच्छी बातें बता रहे हैं, तो ये क्या है, वाइल्ड गूज चेज है, ये निरर्थक प्रयास है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है उस क्रिमिनल पे। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। और जैसा आप पिक्चर में देख ही पा रहे हैं, ये जो बंदा है ये वाइल्ड गूज को चेज कर रहा है। क्या ये इसको पकड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है, यूजलेस एफर्ट है। अगला है आपका फेस द म्यूजिक। इसका मतलब होता है टू बियर द कंसिक्वेंसेस या गेट रेप्रीमेंडेड। यानी कि जो आपने किया है ना, कोई गलत काम मान लीजिए आपने किया है तो उसका परिणाम भुगतना, या आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि कोई गलत काम किया है तो उसकी सजा भुगतना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, इफ सी लाइड टू मी देन सी विल जस्ट हैव टू फेस द म्यूजिक। यानी कि अगर वो मुझसे झूठ बोली ना तो उसे म्यूजिक फेस करना पड़ेगा, यानी कि उसको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो पुलिस वाला है ये लड़की से ये कह रहा है कि अगर तुम झूठ बोली मेरे से तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, यू हैव टू फेस द म्यूजिक। अगला है आपका वंस इन ए ब्लू मून। इसका मतलब होता है रेयरली और इनफ्रीक्वेंटली, यानी कि कभी कदार, हमेशा नहीं। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी इज वेरी केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ सो सी ईट्स फास्ट फूड वंस इन ए ब्लू मून। यानी कि ये जो लड़की है ना, अपने हेल्थ के प्रति बहुत ही ज़्यादा केयरफुल है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहती है। तो ये जो है फास्ट फूड बहुत ही कम खाती है, कभी कदार ये फास्ट फूड खा लेती है। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। और हमें भी जो है फास्ट फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, सप्ताह महीने में एक आधा बार आप इंजॉय के लिए खा सकते हैं। अदरवाइज डेली रूटीन में अगर आपका फास्ट फूड खाना है तो इसको अवॉइड कीजिएगा, इससे काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। अगला है आपका टू बी अंडर द वेदर। इसका मतलब होता है टू फील सिक और अनहेल्दी या टू बी इन लो स्पिरिट।
यानी कि बीमार होना या आपका एनर्जी में जो है ना कमी आना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही डज नॉट फील लाइक हैंगिंग आउट टुडे, ही इज फीलिंग ए बिट अंडर द वेदर। यानी ये जो लड़का है ना अपने दोस्तों के साथ आज बाहर घूमने नहीं जा पा रहा है क्योंकि थोड़ा ये बीमार अपने आप को फील कर रहा है और बीमार होने के कारण इसका एनर्जी थोड़ा आज डाउन है। देखिए बेड पे पड़ा हुआ है। अगला है आपका टू स्मेल ए रैट। इसका मतलब होता है हैव ए रीजन टू सस्पेक्ट समथिंग, यानी कि संदेह करने का कोई कारण होना। हिंदी में आपने एक कहावत सुना होगा, दाल में काला होना, तो उसको इंग्लिश में ही कहते हैं स्मेल ए रैट। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, दे क्लेम दे विल ऑनर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट आई स्मेल ए रैट। यानी वे लोग जो हैं वो ये तो कह रहे हैं कि जो टर्म्स है ना कॉन्ट्रैक्ट का उसका वो ऑनर करेंगे, उसका पालन करेंगे, बट आई स्मेल ए रैट, यानी मुझे जो है उनकी बातों पे थोड़ा संदेह हो रहा है। तो जब भी किसी की बातों पे आपको संदेह होने लगे तो आप ये जो है इडियम्स का यूज कर सकते हैं, टू स्मेल ए रैट। जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये बंदा को जो है रैट स्मेल हो रहा है, यानी कि इसे संदेह हो रहा है किसी की बातों पे। अगला है आपका ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, या आप कह सकते हैं सडन कैलेमिटी, यानी कि एकाएक जो है कोई घटना घट जाना। ये एक्चुअली निगेटिव सेंस में इसका यूज होता है, कुछ अनप्लीजेंट किसी के साथ घटना हो जाना। और हिंदी में इसे आप कह सकते हैं आकस्मिक घटना, ए सडन कैलेमिटी। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द न्यूज ऑफ हिज फादर डेथ केम टू हिम एज ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू। यानी कि इस बंदे का जो फादर का डेथ हुआ ना वो क्या है, एक आकस्मिक घटना है, एक ऐसा घटना इसके साथ घटा जो काफ़ी अनप्लीजेंट था। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। और बहुत जगह जो है इसका यूज आप कर सकते हैं इस इडियम्स का, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे का एक अर्थक्वेक आ गया, बहुत सारे लोग वहाँ पे मर गए, तो वहाँ भी आप ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू जो है इस इडियम्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी क्या है, एक आकस्मिक घटना है। अगला है आपका बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब होता है अवॉइडिंग द मेन टॉपिक या स्पीक इन ए राउंड अबाउट मैनर, यानी कि मेन जो टॉपिक है ना उसको अवॉइड करना, उससे दूर भागना और इधर उधर की बातें करना, तो उसे हम बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी नेवर टॉक्स स्ट्रेट, सी ऑलवेज बीट्स अराउंड द बुश। यानी कि वो जो लड़की है ना वो कभी स्ट्रेट बातें नहीं करती है, सीधी बात वो कभी करती ही नहीं है, हमेशा जो है इधर उधर की बातें वो करती रहती है और मेन टॉपिक पे कभी नहीं आती है। अगला है आपका ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। इसका मतलब होता है प्रेज वन सेल्फ, यानी कि अपनी प्रशंसा खुद ही करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही इज ऑलवेज ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, इट्स सो बोरिंग। यानी कि ये जो लड़की है ना ये अपनी प्रशंसा खुद ही करती रहती है हमेशा और ये काफ़ी बोरिंग लगता है। कोई भी आदमी जो है अगर अपनी प्रशंसा करता रहेगा आपके सामने बार बार तो आपको वो बोरिंग फील होने लगेगा। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए अपना ट्रम्पेट जो है खुद ही बजा रही है। अगला है आपका बाई फिट्स एंड स्टार्ट। इसका मतलब होता है अनस्टेडी और इरेगुलरली, यानी कि अनियमित रूप से, रेगुलर नहीं है किसी चीज़ में, इरेगुलर है आप कह सकते हैं इसको। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, मारिया हैज बीन वर्किंग ऑन हर थेसिस इन फिट्स एंड स्टार्ट, सी नीड्स टू वर्क ऑन इट कंसिस्टेंटली। यानी कि मारिया जो है अपने थेसिस पे काम तो कर रही है लेकिन अनियमित रूप से कर रही है, इरेगुलर है, उस पर रेगुलरली उस पर काम ये नहीं कर रही है। तो इसको ये थेसिस अगर अच्छे से कंप्लीट करना है तो इसको जो है उस पर रेगुलरली काम करना पड़ेगा, फिट्स एंड स्टार्ट से उसका काम नहीं बनने वाला है। और एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप फिट्स एंड स्टार्ट से तैयारी करेंगे तो क्या आपका एसएससी निकलेगा? बिल्कुल नहीं, आपको रेगुलर होना पड़ेगा। अगर आप इरेगुलर हैं पढ़ाई में तो बहुत मुश्किल होगा एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो इससे भी कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका बाई लिप्स एंड बाउंड। इसका मतलब होता है वेरी क्विकली या रैपिडली, बहुत ही तेज। और हिंदी में आपने कहावत सुना होगा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना, तो उसको इंग्लिश में ही बोलते हैं बाई लिप्स एंड बाउंड्स। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, हर हेल्थ इज इम्प्रूविंग बाई लिप्स एंड बाउंड। यानी कि इस लड़की का जो हेल्थ है वो इम्प्रूव कर रहा है लिप्स एंड बाउंड से, यानी कि बहुत ही क्विकली, बहुत ही तेज़ी से इम्प्रूव कर रहा है इसका हेल्थ। एक्चुअली क्या हुआ था कि इसको गेम के समय ना कुछ चोटें आ गई थी, तो उसके कारण ये काफ़ी दिन खेल नहीं पाई थी, लेकिन अब जो है इसका हेल्थ काफ़ी जल्दी इम्प्रूव कर रहा है। तो इससे आप कनेक्ट करके इसे ध्यान रख सकते हैं।
इसको जो है एक और एग्जांपल से आप समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपके सोसाइटी में आसपास आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी गरीब रहते हैं, लेकिन एकाएक आपने देखा होगा कि वो मेहनत करके और काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर लेते हैं। तो वो जो मेहनत करके तरक्की करते हैं, उसमें आप इस इडियम्स का यूज कर सकते हैं कि ही इज प्रोग्रेसिंग बाय डिप्स एंड बॉन्ड, यानी वो प्रोग्रेस कर रहा है बहुत ही तेज़ी से। अगला है आपका थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब होता है सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेज, यानी कुछ भी हो जाए किसी को सपोर्ट करना, हर हाल में उसको सपोर्ट करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, माई बेस्ट फ्रेंड हैज सपोर्टेड मी थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे हर हाल में सपोर्ट किया, मैं कितना भी प्रॉब्लम में था उस समय उसने पूरा सपोर्ट अपना दिखाया। और जो बेस्ट फ्रेंड की निशानी होती है ना, वो यही होती है कि आपके बुरे दिन में वो आपका साथ दे। अच्छे दिन में तो सारे लोग साथ होते हैं, तो जो बुरे दिन में आपके साथ हैं वही आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका टू टर्न ए डीफ ईयर। इसका मतलब होता है टू पे नो हीड और नेग्लेक्ट, यानी कि ध्यान नहीं देना किसी की बातों पे या किसी की बातों को नेग्लेक्ट करना। और हिंदी में आपने कहावत सुना होगा, कान पर जू तक न रेंगना। तो इंग्लिश में यही बोलते हैं, टू टर्न ए डीफ ईयर। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी टर्न ए डीफ ईयर टू हर मदर्स एडवाइस, यानी कि इस लड़की की जो माँ है ना, वो कुछ इसे सलाह दे रही है, पर इसके कानों पे जू तक नहीं रेंग रहा है, यानी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी उस पर ध्यान ये नहीं दे रही है, जैसा आप इस पिक्चर में देख ही पा रहे हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका एट द 11th आवर। इसका मतलब होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट, यानी कि बिल्कुल आखिरी मौके पे, आखिरी समय तक। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही पोस्टपोन्ड हिज ट्रिप एट द 11th आवर, यानी ये जो बंदा है ना, बहुत सारे दोस्तों के साथ मिलकर इसने प्लान बनाया कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं, और जब सब प्लान बन गया ना, तो इसने 11th आवर पे अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया, यानी कि लास्ट मोमेंट पे ये बोला कि भैया मैं नहीं जा सकता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि इसके साथ इसके दोस्तों ने क्या किया होगा। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका ब्रेक द आइस। इसका मतलब होता है इनिशिएट समथिंग, या आप कह सकते हैं ब्रेक द साइलेंस, यानी किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, या आप कह सकते हैं कि चुप्पी तोड़ना। जैसे सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही वॉज द वन हु ब्रोक द आइस एट द पार्टी। आप कोई पार्टी वार्टी में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि शुरुआत में लोग जो है बड़ा अपने आप को मेंटेन करते हैं, ड्रिंक जो है थोड़ा पियेंगे, थोड़ा खाना खाएंगे, कोई डांस फ्लोर पे जल्दी नहीं जाता है। तो वैसी पार्टी में आपको एक आदमी ज़रूर ऐसा मिल जाएगा जो सबसे पहले डांस फ्लोर पे जाएगा और डीजे वाले को ये कहेगा कि भैया गाना बजाओ, और वो डांस करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही देखेंगे कि वो डांस करना स्टार्ट किया, बाकी लोग भी उसको धीरे धीरे ज्वाइन करने लगते हैं। तो इस बंदे ने किया क्या, इसने ब्रेक द आइस किया, यानी कि जो साइलेंस था उसको इसने तोड़ा, या आप कह सकते हैं कि डांस करने के लिए सबसे पहले इनिशिएटिव इसने लिया। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका ब्यूरी द हैचेट। इसका मतलब होता है टू मेक पीस या फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, यानी कि शांति बनाना, या आप कह सकते हैं कि जो पुराने झगड़े हैं ना उसको ख़त्म कर देना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, आफ्टर मेनी क्वारलिंग ईयर्स द टू पॉलिटिकल पार्टीज फाइनली डिसाइडेड टू ब्यूरी द हैचेट एंड मेक कोएलिशन, होगा यहाँ पे छूट गया है, यानी कि बहुत साल के झगड़े के बाद दो पॉलिटिकल पार्टियों ने ब्यूरी द हैचेट किया, यानी झगड़े को समाप्त किया और आपस में गठबंधन बनाया। जैसा कि बिहार के पॉलिटिक्स में आपने देखा होगा, बिहार के पॉलिटिक्स में क्या था कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, ये जो है आरजेडी के अध्यक्ष थे और ये जेडीयू के, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा चलता था, एक दूसरे के अपोजिशन पार्टियां थी। लेकिन जब बीजेपी वहाँ आई तो इन दो पार्टियों ने क्या किया कि आपस के झगड़े को ख़त्म कर लिया और दोनों मिलकर सरकार बना लिए। तो इन्होंने क्या किया, ब्यूरी द हैचेट किया। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका कॉक एंड बुल स्टोरी। इसका मतलब होता है एब्सर्ड स्टोरी या इम्प्रोबेबल स्टोरी, यानी कि बिल्कुल बेकार सी स्टोरी, या आप कह सकते हैं कि ऊट पटांग की बातें। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, क्रिमिनल स्टार्टेड टू मेक कॉक एंड बुल स्टोरी इन फ्रंट ऑफ पुलिस ऑफिसर। जब पुलिस ऑफिसर ने क्रिमिनल को पकड़ा ना, तो वो कॉक एंड बुल स्टोरी बनाना स्टार्ट किया, यानी कि बेकार की बातें करने लगा, ऊट पटांग बातें करने लगा। और ये ऐसा क्यों कर रहा था, ताकि वो बच सके। पर पुलिस ऑफिसर ने उसको
सबूत के साथ पकड़ा था तो वो बच नहीं पाएगा ये फालतू की बातें करने से। अगला है आपका गेट आउट ऑफ हैंड। इसका मतलब होता है गेट आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि हाथ से निकलना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, फायर इन द फॉरेस्ट इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, यानी कि जो आग लगा था ना फॉरेस्ट में, जंगल में, वो आउट ऑफ हैंड हो रहा है, यानी कि अनकंट्रोलेबल हो रहा है, उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और गेट आउट ऑफ हैंड का यूज़ आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। जैसे होते हैं ना कुछ बच्चे काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और वो आउट ऑफ हैंड हो जाते हैं, उनको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ भी इस इडियम्स का आप यूज कर सकते हैं। अगला है आपका इन द सेम बोट। इसका मतलब होता है बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि उसी कठिन परिस्थिति में होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, वी आर इन द सेम बोट, वी मस्ट हेल्प ईच अदर, यानी ये जो आदमी है ये कह रहा है कि भैया हम तीनों जो है ना एक ही बोट में है, यानी सेम डिफिकल्ट सिचुएशन में है, तो इससे बाहर निकलने के लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। तो अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब होता है टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, यानी कि जितना भी कोशिश आप कर सकते थे ना आपने किया। और हिंदी में आपने कहावत सुना होगा कि खून पसीना एक करना, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन फाइंडिंग द क्रिमिनल्स, यानी कि पुलिस ने जो है हर एक मुमकिन प्रयास किया क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, और लास्टली जो है पुलिस वालों ने क्रिमिनल को पकड़ भी लिया। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका सी आई टू आई। इसका मतलब होता है एग्री विथ ईच अदर, यानी कि पूर्णतः एक दूसरे से सहमत होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही डज नॉट सी आई टू आई विथ हिज वाइफ, यानी कि ये जो बंदा है अपनी पत्नी के साथ पूर्णतः पूरी तरह कभी सहमत नहीं हो सकता है। और जनरली जो है हस्बैंड और वाइफ जो है ना एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं। एक जो है अगर पूरब है तो दूसरा पश्चिम होता है, ठीक। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, आपकी जब शादी होगी तो आपको खुद पता चलेगा। अगला है आपका स्पिल द बीन्स। इसका मतलब होता है टू लीक द सीक्रेट, यानी कि कोई गुप्त चीज को लीक कर देना, बता देना किसी को। और ये जो है जानबूझकर नहीं किया जाता है, ये गलती से हो जाता है, गलती से कोई भेद है आपके अंदर वो खुल जाता है। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। एक सरप्राइज पार्टी होने वाला था लेकिन एक बंदे ने क्या किया, स्पिल द बीन्स कर दिया, यानी कि उसको बता दिया, गलती से बता दिया। अगला है आपका ए फिश आउट ऑफ वाटर। इसका मतलब होता है एन अनकंफर्टेबल पोजीशन, यानी कि ऐसी परिस्थिति जिसमें आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी फील्स ए फिश आउट ऑफ वाटर इन हर न्यू स्कूल, यानी कि एक लड़की है उसने नए स्कूल में एडमिशन लिया है, तो वहाँ पे जो सिचुएशन है ना वो कंफर्टेबल उसके लिए अभी नहीं है, क्योंकि नया स्कूल है, नए दोस्त हैं, नया टीचर है, तो अभी उसको टाइम लगेगा कंफर्टेबल होने में। और जैसे कि मान लीजिए कि आप एक मछली को पानी से बाहर निकाल देंगे तो क्या कंफर्टेबल फील करेगी? क्या बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि मछली पानी में ही कंफर्टेबल है। तो इस तरह से ये इडियम्स बना है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं इससे कनेक्ट करके। अगला है आपका ए स्नैक इन द ग्रास। इसका मतलब होता है एन अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन या ए सीक्रेट एनिमी, यानी कि ऐसा आदमी जो रिलायबल नहीं है, जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, या धोखेबाज आदमी आप उसे कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि छुपा हुआ दुश्मन। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, बीवेयर ऑफ ए स्नेक इन द ग्रास, यानी कि हमें जो है हमेशा सावधान रहना चाहिए ऐसे धोखेबाज लोगों से। जैसा आप इस पिक्चर में देख ही पा रहे हैं, ये क्या है, स्नेक इन द ग्रास है, छुपा रहता है, जब आप जाएंगे ना तो आपको डस लेगा ये। तो ऐसे आदमियों से भी हमें सावधान रहना है। अगला है आपका स्टोन्स थ्रो अवे। इसका मतलब होता है एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि बहुत ही नज़दीक होना। आप मान लीजिए एक पत्थर को फेंक दे रहे हैं वहाँ पे, यानी कि आपसे काफ़ी वो नज़दीक है वो जगह, तभी तो आप उस पत्थर को वहाँ तक फेंक पा रहे हैं। तो सेंटेंस में इसका यूज़ देखिए, रेलवे स्टेशन फ्रॉम माई होम ए स्टोन थ्रोज अवे, यानी कि जो रेलवे स्टेशन है ना मेरे घर से वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, मैं पत्थर भी फेंकूंगा तो जाके प्लेटफॉर्म पर गिरता है। और जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये जो दो आदमी है ना ये स्टोन थ्रो पे रहते हैं, यानी यहाँ से ये पत्थर फेंकेगा तो इसको मिल जाएगा, यहाँ से ये फेंकेगा तो इसको मिल जाएगा, मतलब काफ़ी नज़दीक रहते हैं। अगला है आपका एट वंस विट सिंड। इसका मतलब होता है टू बी पजल्ड, यानी कि पजल हो जाना, परेशान हो जाना किसी चीज़ को लेके।
तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही इज एट हिज विट्स एंड विथ हिज जॉब, यानी कि ये जो बंदा है अपने जॉब को लेके काफ़ी ज़्यादा पजल्ड है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, इतने सारे काम इसको दे दिया गया है ना कि पूरा तरह से पजल हो गया है। अगला है आपका एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। इसका मतलब होता है इंस्टेंटली, विदाउट एनी हेजिटेशन, यानी कि तुरंत, या आप कह सकते हैं कि बिना कोई हिचकिचाहट के। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द बॉय इज क्वेरलसम एंड रेडी टू फाइट एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, यानी कि ये जो लड़का है ना ये बहुत ज़्यादा झगड़ालू है और ये तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत लोगों का ऐसा नेचर होता है कि आप थोड़ा भी बात कुछ बोलेंगे ना तो लड़ने के लिए आपसे तैयार हो जाएगा। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका बी ऑल ईयर्स। इसका मतलब होता है वेरी अटेंटिव, या आप कह सकते हैं टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होना, चौकन्ना होना, या आप कह सकते हैं कि कोई चीज़ सुनने के लिए तैयार होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, एवरी वन ऑन द प्लेन वॉज ऑल ईयर्स वेन द एयर होस्टेस वर टेलिंग अबाउट द सेफ्टी मेजर्स, यानी कि जितने भी लोग थे ना प्लेन पे वो सारे अटेंटिव थे, सब सुन रहे थे किसका, एयर होस्टेस जब ये बता रही थी सेफ्टी मेजर्स के बारे में। अगला है आपका कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ही महंगा पड़ना कोई चीज़। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, हिज न्यू आईफोन कॉस्ट हिम एन आर्म एंड ए लेग, यानी इस बंदे ने एक नया आईफोन खरीदा है और ये इसे काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ा है। और इस पिक्चर में देखिए भाई साहब ने अपना एक हाथ और एक अपना पैर, ये दोनों जो है दुकानदार को दे के तब जाके इसे आईफोन पड़ा है। कहने का मतलब ये है कि इसको काफ़ी ये महंगा पड़ा है। अगला है आपका क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका मतलब होता है टू रिग्रेट अबाउट डैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, यानी उस चीज़ का पछतावा करना जो ठीक नहीं हो सकता है। और हिंदी में आपने कहावत सुना होगा कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उसको इंग्लिश में ही बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि यह बेकार है कि बीते हुए चीज़ों को याद करके और उसके बारे में सोचते रहना। उससे अच्छा है कि आप जो है आगे बढ़िए, जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में ज़्यादा पछता के कोई आपको फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। अगला है आपका फेदर्स वन ओन नेस्ट। इसका मतलब होता है मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे या प्रॉफिट इन ए डिसऑनेस्ट वे, यानी कि गलत तरीके से पैसा कमाना, या आप कह सकते हैं बेईमानी करके धन एकत्रित करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द डायरेक्टर वाज सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट द मनी टू वेरियस चैरिटी, इंस्टेड ही यूज्ड इट टू फेदर हिज ओन नेस्ट, यानी कि ये डायरेक्टर है, इसको पैसा दिया गया था कि वेरियस चैरिटी में आप इसको डोनेट कीजिए, दान दीजिए, पर ये बंदे ने क्या किया कि अपना ही जेब जो है इसने भर दिया। तो इसको हम बोलेंगे फेदर वंस ओन नेस्ट, यानी इम्प्रॉपर वे में पैसा इसने कमा लिया। अगला है आपका स्पेक एंड स्पैन। इसका मतलब होता है क्लीन एंड टाइडी, यानी कि बहुत ही साफ सुथरा। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द फूड सर्व्ड, यहाँ पे इन होगा, छूट गया है, इन द न्यू रेस्टोरेंट दैट ओपनड इन आवर सोसाइटी इज स्पेक एंड स्पैन, यानी कि जो नया रेस्टोरेंट खुला है ना हमारे सोसाइटी में, वो जो फूड सर्व करता है वो काफ़ी साफ सुथरा सर्व करता है, जैसा आप इस पिक्चर में देख ही पा रहे हैं कितनी साफ सफाई है इस रेस्टोरेंट में। अगला है आपका टू ईट ए हम्बल पाई। इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट डिफीट या एडमिट दैट यू आर रॉन्ग, यानी कि हार स्वीकार कर लेना, या आप गलत हैं तो ये स्वीकार कर लेना कि आप गलत हैं। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही बोस्टेड ए लॉट ऑफ हिज सक्सेस बट ही हैड टू ईट ए हम्बल पाई इन फ्रंट ऑफ हिज ओपोनेंट, यानी कि ये जो बंदा है ये काफ़ी ज़्यादा फेंका था कि मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा, लेकिन जब ये ओपोनेंट के सामने आया तो इसे हम्बल पाई खाना पड़ा, इसका मतलब कि इसे डिफीट स्वीकार करनी पड़ी। अगला है आपका टू एंड इन स्मोक। इसका मतलब होता है टू कम टू नथिंग, यानी कि कोई परिणाम नहीं निकलना, या आप कह सकते हैं कि धुएं में चीज़ें उड़ जाना, कोई परिणाम उसका नहीं निकलना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ऑल हिज एफर्ट्स टू कन्विंस हर फॉर मैरिज एंडेड इन स्मोक, यानी कि इस बंदे ने बहुत ज़्यादा कन्विंस किया इसको कि मेरे से शादी कर लो, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला, ये लड़की जो है किसी और से शादी कर ली, तो ये क्या हो गया, एंड इन स्मोक हुआ, इसकी मेहनत जो है पूरा बेकार हो गया। अगला है आपका टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। इसका मतलब होता है टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल या फुटाइल अटेम्प्ट, यानी कि ऐसा चीज़ करने की कोशिश करना जो संभव नहीं है।
तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, इट इज नॉट वाइज टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, यानी ये कोई समझदारी की बात नहीं है कि आप जो है इम्पॉसिबल काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये घोड़ा मर चुका है, चाहे आप कितना भी चाबुक इसको मारिए, क्या ये जिंदा होने वाला है? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है, इम्पॉसिबल काम को आप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी इसमें बर्बाद कर रहे हैं। अगला है आपका रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड व्हाट इज इनडायरेक्ट बट नॉट स्टेटेड डायरेक्टली, यानी कि ऐसी चीज जो कहा नहीं जा रहा है लेकिन आप उसे समझ रहे हैं। डायरेक्टली वो चीज नहीं कहा जा रहा है लेकिन आप हाव भाव से चीजों को समझ रहे हैं कि इनडायरेक्टली इसका मतलब ये होता है, तो उसे हम रीड बिटवीन द लाइन्स कहते हैं। जैसे कि सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी सेड दैट सी कुड अफोर्ड इट बट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आई डोंट थिंक सी हैज एनफ मनी, यानी कि ये जो लड़की है ये कह रही है कि मैं इसको अफोर्ड कर सकती हूँ, बट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, यानी कि इनडायरेक्टली मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये कह तो रही है कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ पर ये अफोर्ड रियल में नहीं कर सकती है। ये चीज़ें वो कहना नहीं चाह रही है लेकिन उसके हाव भाव से ये पता चल रहा है कि ये जो है इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो ये होता है रीड बिटवीन द लाइन्स, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला है आपका ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज। इसका मतलब होता है समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड, यानी कि शुरुआत में कोई चीज़ आपको खराब लगती है लेकिन बाद में आपको ये पता चलता है कि नहीं यार, ये चीज़ें जो हुई थी ना मेरे साथ वो अच्छा ही था, उसका परिणाम बाद में अच्छा हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज। जैसे सेंटेंस में इसका यूज देखिए, फॉर मैनी कोविड-19 टर्न्स आउट टू बी ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज। कोविड-19 जो बीमारी आई थी, इसमें क्या हुआ कि बहुत लोगों को ये लगा कि ये बहुत ही खराब बीमारी है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत चीज़ें जो है अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज था, यानी कि उस समय तो उनको ये खराब लगा लेकिन बाद में इन्हें ये पता चला कि नहीं भैया, ये जो आया था ना मेरे लिए तो ये आशीर्वाद की तरह था। जैसे कि खान सर जो है कोविड-19 से पहले ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते थे, इनको जो है ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही कोविड-19 आया तो इन्होंने यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया और आज आप जानते ही हैं कि इनके कितने फॉलोअर्स हैं, इनके 20 मिलियन तो यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं। तो इनके लिए क्या हुआ, ये ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज था कोविड-19। इनको शुरू में खराब लग रहा होगा लेकिन बाद में इनको लग रहा होगा कि अरे भाई कितना बढ़िया हो गया कि ये कोविड-19 आया ताकि मैं ऑनलाइन पढ़ाने लगा। अगला है आपका ए डार्क हॉर्स। इसका मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी कि ऐसा विजेता जिस पे किसी ने कोई उम्मीद नहीं लगा रखा था कि ये जीतेगा, तो उसे हम बोलते हैं डार्क हॉर्स। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, नो बडी थॉट दैट सी कुड विन द रेस आफ्टर ब्रेकिंग हर लेग लास्ट ईयर बट सी टर्न आउट टू बी ए डार्क हॉर्स, यानी कि किसी ने ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि ये लड़की जो है रेस को जीतेगी क्योंकि उसका पैर जो है लास्ट ईयर टूट गया था, बट उसने ये रेस जीत लिया एंड टर्न आउट टू बी ए डार्क हॉर्स। तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल था नहीं और वो जीत गई, तो वैसे में हम डार्क हॉर्स इडियम्स का यूज करेंगे। अगला है आपका बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। इसका मतलब होता है ट्राइंग टू डू समथिंग इन ए वे दैट विल नॉट वर्क, यानी कि किसी काम को ऐसे गलत तरीके से करना कि वो काम आपका नहीं हो पाएगा, या आप कह सकते हैं कि निरर्थक प्रयास करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, इफ ही एक्सपेक्ट्स टू बोरो मनी फ्रॉम मी ही इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्रीज, यानी कि अगर वह यह चाह रहा है कि मैं उसको पैसे दूंगा तो वो जो है गलत प्रयास कर रहा है, निरर्थक प्रयास कर रहा है, मैं उसको पैसे देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि एक बार मैंने उसको पैसे दे के देख लिए हैं, वो टाइम पे पैसे वापस नहीं करता है, तो दोबारा मैं ये गलती नहीं करूँगा। तो वो क्या बंदा कर रहा है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री पे वो बार्क कर रहा है, ये निरर्थक उसका प्रयास है, इसमें वो सफल नहीं हो पाएगा। अगला है आपका कैच रेड हैंडेड। इसका मतलब होता है कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम, यानी कि कोई बंदा कोई क्राइम कर रहा है ना, उसी समय उसको दबोच लेना, उसको पकड़ लेना, तो उसे हम बोलते हैं रेड हैंडेड, उसको पकड़ना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, पुलिस कॉट द थिप रेड हैंडेड, यानी पुलिस ने चोर को रंगे हाथ पकड़ा, यानी जब वो चोरी कर रहा था तभी पुलिस ने उसको दबोच लिया। अगला है आपका फुल ऑफ बीन्स। इसका मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, या आप कह सकते हैं लाइवली एंड एनर्जेटिक, यानी कि एनर्जी से भरा होना, या आप कह सकते हैं जोश में भरा होना, या जिंदा दिल टाइप के जो इंसान होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं फुल ऑफ बीन्स। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी डज योगा रेगुलरली सो सी फील्स फुल ऑफ बीन्स द होल डे, यानी ये लड़की जो है डेली योगा करती है
और इसकी वजह से ये पूरा दिन एनर्जेटिक फील करती है, पूरे दिन ये जोश में रहती है। अगला है आपका गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड। इसका मतलब होता है टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, या टू स्कोल्ड, या टू रिप्रीमेंड, यानी किसी को बहुत ही बुरी तरह डांटना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, माई मदर गेव ए पीस ऑफ हर माइंड वेन आई केम लेट एट नाइट। यानी कि जब मैं घर जो है रात में लेट आया तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा। जैसा आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा डांट रही है मम्मी, तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका इन ए नट सेल। इसका मतलब होता है इन शॉर्ट या ब्रीफली एंड कंसाइसली, यानी कि संक्षेप में, हिंदी में इसे संक्षेप कहते हैं, इन शॉर्ट। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, इन ए नट सेल ही इज नॉट ए पर्सन टू बिलीव इन। यानी अगर संक्षेप में मैं कहूँ तो वो आदमी जो है वो भरोसे के लायक नहीं है। अगला है आपका सिट ऑन द फेंस। इसका मतलब होता है नॉट टू टेक साइड इन ए डिस्प्यूट। यानी कि दो पक्षों के बीच में मान लीजिए कोई झगड़ा या लड़ाई हो रहा है तो किसी का साइड नहीं लेना, ना उधर सपोर्ट करना ना उधर सपोर्ट करना, तो उसे बोलते हैं हम सिट ऑन द फेंस। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, क्लेवर मैन ऑलवेज सिट ऑन द फेंस। यानी जो समझदार लोग होते हैं ना वो हमेशा फेंस पे बैठते हैं, यानी दो के बीच में झगड़ा हो रहा होता है तो उसके बीच में ये नहीं जाते हैं। तो ये समझदार लोगों की निशानी है। अगला है आपका टू ऐड फ्यूल टू द फायर। इसका मतलब होता है मेक थिंग्स वर्स, यानी कि चीज़ों को और खराब कर देना। यह आपने हिंदी में कहावत सुना होगा, आग में घी डालना, तो उसको इंग्लिश में ही बोलते हैं टू ऐड फ्यूल टू द फायर। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, हिज रिमार्क्स ऑन द फार्मर्स प्रोटेस्ट एडेड फ्यूल टू द फायर। यानी कि फार्मर जो है पहले से ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन एक नेता आके ऐसा रिमार्क्स दिया, ऐसा भाषण दिया कि और जो है चीज़ें खराब हो गई, किसान जो है और ज़्यादा भड़क गए उसके भाषण पे। तो उस नेता ने क्या किया, फायर में फ्यूल डाल दिया, यानी कि चीज़ों को और ख़राब कर दिया। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर। इसका मतलब होता है टू कीप ऑफ स्टारवेशन या अवॉइड स्टारवेशन, यानी कि भूख को दूर रखना, या आप कह सकते हैं कि भूखमरी से बचना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही वर्क्स वेरी हार्ड टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर। यानी कि वो बंदा जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करता है ताकि भूखमरी से वो अपने को और अपने परिवार को बचा सके। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका टू टेक टू टास्क। तो इसका मतलब होता है पनिश, रिब्यूक और स्कोल्ड, यानी कि किसी को सजा देना, या आप कह सकते हैं बुरी तरह उसे फटकारना या डांटना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द टीचर टुक हिम टू टास्क फॉर नॉट डूइंग द होमवर्क। यानी टीचर ने स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डांटा क्योंकि इस बंदे ने होमवर्क नहीं किया था। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका अंडर ए क्लाउड। इसका मतलब होता है अंडर सस्पिशन या इन ए डिसग्रेस, यानी कि शक के दायरे में होना। कोई काम आप ऐसा कर रहे हैं कि आप पे लोग शक कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे अंडर ए क्लाउड। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी वॉज ऑलवेज अंडर ए क्लाउड एट द ऑफिस। यानी ये जो लड़की है हमेशा अंडर ए क्लाउड है, यानी हमेशा शक के दायरे में रहती है। ये बॉस को ना कुछ चीज़ें जाके बताते रहती है एम्प्लॉयज़ के बारे में। अगला है आपका ए बोन ऑफ कंटेंशन। इसका मतलब होता है काउज ऑफ डिस्प्यूट या काउज फॉर क्वारल, यानी कि झगड़े की जड़। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू फ्रेंड। ये दोनों पहले दोस्त थे लेकिन उसके बीच में ये लड़की आ गई, और जब से ये आई है ना इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। तो ये झगड़े का कारण क्या है, ये लड़की है। तो ये क्या है, लड़की बोन ऑफ कंटेंशन है इन दोनों फ्रेंड के बीच में। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका एक क्लोज सेव। इसका मतलब होता है नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, यानी कि खतरे से बाल बाल बचना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही हैज ए क्लोज सेव इन द एक्सीडेंट। यानी कि ये जो आदमी है इस एक्सीडेंट में बाल बाल बच गया, नहीं तो मरने ही वाला था ये। अगला है आपका एड इंसल्ट टू इंजुरी। इसका मतलब होता है मेक ए बैड सिचुएशन इवन वर्स, यानी कि पहले से ही सिचुएशन खराब है उसको और ज़्यादा खराब कर देना। और हिंदी में आपने कहावत सुना होगा, जले पर नमक छिड़कना। आपका जला हुआ है उस पर कोई नमक छिड़केगा तो क्या होगा, चीज़ें और ख़राब हो जाएगी। तो सेंटेंस में इसका यूज़ देखिए, पीपल वेयर फोर्स टू वर्क लॉन्गर आवर्स एंड टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी द कंपनी डिसाइडेड नॉट टू गिव पे रेजेज। यानी कि पहले क्या किया गया, कंपनी में वर्किंग आवर बढ़ा दिया गया,
यानी 8 घंटे थे तो उसको 12 घंटे कर दिया गया कि आपको अब काम करना पड़ेगा। और इतना तो किया ही, इसके अलावा कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि जो एक्स्ट्रा ये 4 आवर्स हो रहे हैं ना, इसके पैसे भी आपको नहीं मिलेंगे। तो ये क्या हुआ, जले पर नमक छिड़कना ही तो हुआ ना। पहले लोगों की जल गई 4 घंटा एक्स्ट्रा वर्किंग आवर करके, और उस पर कह रहा है कि पैसे भी नहीं देंगे। तो ये जले पे नमक छिड़कना हुआ। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका एप्पल्स ऑफ वंस आई। इसका मतलब होता है समवन वेरी प्रीसियस और डियर, यानी कि कोई बहुत ही ज़्यादा कीमती और बहुत ही ज़्यादा प्यारा, आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और हिंदी में आपने कहावत सुना होगा, आंखों का तारा, तो इसी को बोलते हैं, ठीक, एप्पल ऑफ वन आई। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, माई बोथ डॉटर्स आर एप्पल ऑफ माई आई, यानी कि ये जो औरत है ये कह रही है कि मेरी दोनों जो बेटियां हैं मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस है, बहुत ही प्यारी हैं मेरे लिए। अगला है आपका एट स्नेल्स पेस। इसका मतलब होता है डू समथिंग वेरी स्लोली, यानी कोई चीज़ को बहुत ही धीरे करना। जैसे कि आपने स्नेल तो देखा होगा ना, स्नेल हिंदी में इसे घोंघा कहते हैं, घोंघा। वो क्या होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, ठीक। तो उस तरह से काम करना, तो उसे हम स्नेल पेस कहेंगे। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द ट्रैफिक इन न्यू दिल्ली मूव्स एट स्नेल पेस। आप अगर न्यू दिल्ली गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ जो ट्रैफिक है ना, वो बिल्कुल धीरे मूव करती है, मतलब स्नेल की तरह मूव करती है। इतना ज़्यादा जाम लगा रहता है कि काफ़ी धीरे ट्रैफिक आगे की ओर बढ़ती है। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है इनिमिटी या इल फीलिंग, यानी कि दुश्मनी या एक दूसरे को पसंद नहीं करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, देयर इज ए बैड ब्लड बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में बैड ब्लड है, दुश्मनी है। ये मूवी आपने देखा होगा सौदागर, जिसमें पहले ये दोस्त रहते हैं, बाद में इन दोनों के बीच में दुश्मनी हो जाती है किसी बात को लेकर। अगला है आपका बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। इसका मतलब होता है यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, यानी कि अनुभवहीन, जिसको ज़्यादा अनुभव नहीं है उस क्षेत्र में। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, डोंट रिलाई ऑन हिज एडवाइस अबाउट गर्लफ्रेंड्स, ही इज स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स। यानी कि वो आदमी जो है अगर आपको गर्लफ्रेंड के बारे में एडवाइस दे रहा है ना, तो उसकी एडवाइस को मत मानो आप, क्योंकि उसको खुद ही एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड उसको खुद ही छोड़कर भाग गई है। तो उसको एक्सपीरियंस नहीं है और आपको एडवाइस दे रहा है, तो मत लीजिएगा उससे एडवाइस, ठीक ना। अपना दिमाग चलाइएगा जब आपको गर्लफ्रेंड बनाना होगा तो। अगला है आपका बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसका मतलब होता है ऑल द एडवांटेजेस, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू। ये कहावत सुना है ना हिंदी में, कि दोनों हाथों में लड्डू है उसके। तो ये वही है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, शी वर्क्स इन द सिटी एंड लिव्स इन द कंट्री, सो शी गेट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। यानी कि एक लड़की है, वो काम तो शहर में करती है, लेकिन रहती कहाँ है, गांव में आके रहती है। तो इसके दोनों हाथों में लड्डू है, वो शहर का भी मजा ले रही है और गांव का भी मजा ले रही है। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। और जैसा फोटो में देखिए, भाई साहब के दोनों हाथों में लड्डू है। अगला है आपका बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। इसका मतलब होता है टू टेक मोर देन वन कैन डील विथ, यानी कि अपनी क्षमता से अधिक काम ले लेना। इतना ज़्यादा आप काम ले लिए हैं कि आपसे वो काम हो ही नहीं पा रहा है, तो उसे ही हम बोलेंगे बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। मुंह में मान लीजिए आपने बहुत सारा खाना भर लिया और उसको आप चबा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक, तो उसी से ये फ्रेज बना है। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, वन शुड नॉट बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, यानी कि किसी को भी एक साथ इतना ज़्यादा काम नहीं लेना चाहिए ताकि वो उसे कर ना पाए। उतना ही काम लीजिए जितना आप कर सकते हैं। अगला है आपका कॉल इट ए डे। इसका मतलब होता है डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, यानी कि ये डिसाइड करना कि जो मैं कर रहा हूँ ना, अब उसको मैं नहीं करूँगा। और हिंदी में आप इसे कह सकते हैं संन्यास लेना किसी चीज़ से। तो सेंटेंस में इसका यूज़ देखिए, ड्यू टू हिज इलनेस ही हैज़ डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। ये भाई साहब जो है बीमार रह रहे हैं आजकल, तो इन्होंने ये डिसाइड किया है कि अपने काम से ये संन्यास ले लेंगे और ये रेस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा दिन इन्होंने काम कर लिया, अब इनके बेटे वेटे जो है इनके काम को संभालेंगे। अगला है आपका चिकन हर्टेड। इसका मतलब होता है टिमिड या कॉर्डली, यानी कि बहुत ही डरपोक, डरपोक किस्म का आदमी। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही प्रिटेंडेड टू बी वेरी ब्रेव बट टर्न्ड आउट टू बी ए चिकन हर्टेड ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशन। यानी कि ये जो है ना, ऐसे तो लंबा लंबा फेंक रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा बहादुर हूँ, लेकिन जब डिफिकल्ट सिचुएशन आया, कठिन परिस्थिति आई,
तो भाई साहब जो है चिकन हर्टेड निकले, काफ़ी डरपोक निकले। जैसा देख ही पा रहे हैं इनका हालत ख़राब है। अगला है आपका फेयर वेदर फ्रेंड्स। इसका मतलब होता है एन अनरिलायबल फ्रेंड या फ्रेंड्स ओनली इन गुड टाइम्स, यानी कि स्वार्थी मित्र या ऐसे दोस्त जो आपके अच्छे समय में आपके साथ रहते हैं और जब आपका बुरा समय आता है तो आपको छोड़ के वो भाग जाते हैं। तो वैसे को हम बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, बीवेयर ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड्स। ऐसे जो फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं ना, जो आप जब अच्छे होते हैं तब आपके साथ रहते हैं, तो वैसे दोस्तों से आपको बच के रहना चाहिए। दोस्त वही होता है जो आपके सही समय में और आपके बुरे समय में साथ हो। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए, जब इसके दिन अच्छे चल रहे हैं तो देखिए दोस्त साथ में हैं, जब इसके दिन खराब हुए तो ये भाई साहब जो है छोड़ के भाग गया इसको। तो ऐसे दोस्तों से आप बच के रहना चाहिए आपको भी। अगला है आपका फॉर गुड। इसका मतलब होता है परमानेंटली या फॉर एवर, यानी कि सदा के लिए। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी हैज क्विट स्मोकिंग फॉर गुड। यानी ये जो लड़की है पहले काफ़ी ज़्यादा सिगरेट पीती थी और ये चेन स्मोकर थी, लेकिन अभी जो है इसने परमानेंटली सिगरेट को छोड़ दिया है। सिगरेट को सदा के लिए इसने अलविदा कह दिया है कि अब मैं सिगरेट नहीं पीऊंगी। देखो तोड़ के फेंक रही है। अगला है आपका ग्रीस द पाम। इसका मतलब होता है ब्राइब, यानी कि रिश्वत देना किसी को, या हिंदी में आपने कहावत सुना होगा मुट्ठी गर्म करना। मतलब क्या होता है, पैसे देना, उसको रिश्वत देना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही ग्रीस द पाम ऑफ द ऑफिसर एंड गॉट हिज वर्क डन। इन भाई साहब ने इस ऑफिसर का पाम जो है ग्रीस किया, यानी कि इसको रिश्वत दिया, तब जाके इस ऑफिसर ने इस बंदे का काम किया। ठीक। अगला है आपका हैंड इन ग्लोव। इसका मतलब होता है इन क्लोज एसोसिएशन या इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, यानी कि बहुत ही घनिष्ठ संबंध होना। और ये घनिष्ठ संबंध किस लिए होना, ताकि कुछ जो है बेईमानी का काम कर सकें। इस तरह से इसका यूज होता है निगेटिव सेंस में, ये ध्यान रखिएगा। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, इट वॉज रूमर्ड एट द टाइम दैट सम ऑफ द गैंग्स वेयर वर्किंग हैंड इन ग्लोव विद द पुलिस। यानी कि ऐसा र्यूमर फैला हुआ था कि एक गैंग था जो लूटपाट करते थे, वो पुलिस से मिले हुए थे और ये पुलिस और इनकी मिली भगत थी। वो ये काम करते थे और पुलिस जो है उनको सपोर्ट करते थे, लेट जैसे जाते थे जहाँ पे उनको डाका वाका डालना होता था। तो ऐसा र्यूमर था कि पुलिस और ये जो गैंग है वो मिल के काम कर रहे हैं। तो इससे आप कनेक्ट करके ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका हरक्यूलियन टास्क। इसका मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टास्क, यानी बहुत ही मुश्किल काम। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, डिगिंग द टनल इज ए हरकुलियन टास्क। यानी टनल आपको अगर डिग करना है, खोदना है, तो वो क्या है, बहुत ही मुश्किल काम है। पहाड़ों को तोड़ना होता है, पहाड़ों से रास्ता निकालना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है ये। तो इससे कनेक्ट कर सकते हैं आप। अगला है आपका इन ब्लैक एंड वाइट। इसका मतलब होता है इन राइटिंग, यानी कि लिखित में। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, आई वॉन्ट एवरीथिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लैक एंड वाइट। यानी कि दो बंदों के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, तो एक बंदा उसमें बोल रहा है कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ना, वो सारा कुछ मुझे रिटर्न में चाहिए। क्यों? क्योंकि रिटर्न में अगर रहेगा तो बाद में जो है झगड़ा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगा। तो इसलिए वो भाई साहब सब कुछ रिटर्न में चाह रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट में। अगला है आपका इन हाई स्पिरिट। इसका मतलब होता है फुल ऑफ होप एंड इंथुजियाज्म और जॉयफुल, यानी कि उत्साह से भरपूर, बहुत ज़्यादा खुश होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, टुडे समर वैकेशन हैज स्टार्टेड एंड चिल्ड्रेन आर इन हाई स्पिरिट। यानी कि आज जो है गर्मियों की छुट्टी स्टार्ट हो गई है और जो बच्चे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा उत्साह में हैं, उत्साह से भरपूर हैं बच्चे। देखिए कितना ज़्यादा ये खुश हो रहे हैं। अगला है आपका इन द लॉन्ग रन। इसका मतलब होता है इवेंचुअली या अल्टीमेटली, यानी आखिरकार। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, इन द लॉन्ग रन ही गॉट सिलेक्टेड इन एसएससी सीजीएल। यानी कि अल्टीमेटली, आखिरकार ये बंदा जो है वो एसएससी सीजीएल में सिलेक्ट हो गया। बहुत दिन से ये मेहनत कर रहा था, अब जाके इसको सफलता मिली है। अगला है आपका इन्स एंड आउट। इसका मतलब होता है फुल डिटेल, यानी कि पूरा डिटेल, या आप कह सकते हैं पूरा विवरण। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, शी हैज बीन वर्किंग इन दिस स्टोर फॉर 5 years एंड नो ऑल द इन्स एंड आउट। यानी कि ये जो लड़की है इस स्टोर में 5 साल से काम कर रही है, तो इसको जो है पूरा डिटेल पता है स्टोर का कि कहाँ पे क्या चीज़ें रखी हुई हैं। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका लीव्स यू इन द लर्च। इसका मतलब होता है लीव समवन इन ए हेल्पलेस या डिफिकल्ट कंडीशन, यानी किसी को
मुश्किल परिस्थिति में अकेला छोड़ के चले जाना। और हिंदी में आपने कहावत सुना होगा कि बीच मझधार में छोड़ देना, तो वो यही है, लीव यू इन द लर्च। तो सेंटेंस में इसका यूज देख लीजिए, योर बेस्ट फ्रेंड विल नेवर लीव यू इन द लर्च। यानी कि आपका कोई अगर बेस्ट फ्रेंड है ना, तो आपको लर्च में छोड़ के नहीं जाएगा, यानी कि मझधार में छोड़ के आपको वो नहीं जाएगा। आपके जो डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी उसमें भी आपके साथ रहेगा वो। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए, इस बंदे का अभी सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट चल रहा है, तो इसकी फ्रेंड जो है इसको छोड़ के नहीं गई है, इसके साथ है। अगला है आपका लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसका मतलब होता है कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्नड। यानी जितना आप डेली कमा रहे हैं ना, वो सब आप खा पी के बराबर कर दे रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। कोई आपकी सेविंग नहीं हो पा रही है। और एग्जैक्ट हिंदी में मैं आपको बताऊं तो इसका होगा जैसे तैसे गुजारा करना। तो सेंटेंस में आप इसका यूज देखिए, द फैमिली इज लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ एवर सिंस दियर फादर लॉस्ट हिज जॉब। यानी कि फैमिली जो है ना अभी वो हैंड टू माउथ रह रही है, उसके फादर का जॉब छूट गया है, तो इन्होंने जो है एक टेम्प्रोरी जॉब कहीं पे पकड़ा हुआ है, उससे जो पैसे मिल रहे हैं उसी से ये गुजारा कर पा रहे हैं जैसे तैसे। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका मेडन स्पीच। इसका मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, यानी कि आपका पहला भाषण। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, एवरी वन कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन फेबुलस मेडन स्पीच। यानी कि ये लड़की ने जो है ना अपने लाइफ का पहला भाषण दिया, और इसने इतना अच्छा भाषण दिया कि लोग इसको कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे, बोले वाह क्या आपने भाषण दिया पहली बार। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका ऑफ एंड ऑन। इसका मतलब होता है ओकेजनली या पीरियोडिकली, यानी कि कभी कभी। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी विजिट माई होम ऑफ एंड ऑन। यानी ये जो लड़की है वो किसी के घर पे विजिट करती है कभी कभी, हमेशा नहीं आती है। और आपने गाना सुना है, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, तो आप उसको ऐसे भी गा सकते हैं, ऑफ एंड ऑन मेरे दिल में ख्याल आता है। तो क्या हो गया, ये कभी कभी हो गया, ठीक। ऐसे भी आप इसको कनेक्ट करके ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका पुल योर सेल्फ टूगेदर। इसका मतलब होता है टू क्लेम वन सेल्फ डाउन एंड बिगिन टू थिंक और एक्ट अप्रोप्रिएटली। यानी कि भावनाओं पे नियंत्रण रख के काम करना। यानी आप अपने आप को पहले शांत कर रहे हैं और फिर आप जो है किसी काम को कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पुल योर सेल्फ टूगेदर। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ यू हैव टू पुल योर सेल्फ टूगेदर। यानी कि अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको अपने भावनाओं पे कंट्रोल करके आपको कोई काम करना है, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका पुट वंस फुट डाउन। इसका मतलब होता है टेक ए फर्म स्टैंड। यानी कि एकदम फर्म स्टैंड ले लेना कि मैं ये जो करना है तो करना है, दृढ़ता पूर्वक जो है अपना स्टैंड लेना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही हैज पुट हिज फुट डाउन एंड डिसाइडेड टू स्टार्ट हिज न्यू फैक्ट्री। इसने जो है पूरा डिसाइड कर लिया है, बिल्कुल फर्म स्टैंड इसने ले लिया है कि मुझे नया फैक्ट्री खोलना है तो खोलना है। अब जो है इसके डिसीजन से इसको कोई हिला नहीं सकता है, इसने एक फर्म डिसीजन ले लिया है, अपना फुट को डाउन कर दिया है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये वाला एडियम्स तो आई थिंक आप सबको पता होगा। तो इसका मतलब होता है रेनिंग एक्सट्रीमली हैवीली, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स द होल डे। यानी कि पूरे दिन जो है ना मूसलाधार बारिश होती रही। मूसलाधार बारिश इसको हिंदी में कहते हैं, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद आ गया, मूसलाधार। तो पूरे दिन मूसलाधार बारिश होती रही, जैसा आप देख ही पा रहे हैं इस पिक्चर में। अगला है आपका टू बी ऑल एट सी। इसका मतलब होता है पजल्ड या स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पजल हो जाना। हिंदी में आप कह सकते हैं कि असमंजस की स्थिति। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही वॉज ऑल एट सी टू सी द क्वेश्चन पेपर इन द एग्जाम। इन भाई साहब ने जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखा ना एग्जाम में, तो ये पजल हो गए, इनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, असमंजस की स्थिति में ये आ गए, क्योंकि भाई साहब ने पढ़ाई तो किया नहीं था, दिन भर जो है तफरीबाजी कर रहे थे ये, तो अब एग्जाम में इनका हालत ख़राब हो गया है। अगला है आपका टू बी ऑन क्लाउड नाइन। इसका मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुश होना, या आप कह सकते हैं कि अत्यंत प्रसन्न होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए,
ही हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर गवर्नमेंट जॉब, ही इज ऑन क्लाउड 9। यानी ये बंदा जो है इसका सिलेक्शन हो गया है गवर्नमेंट जॉब में और ये आज जो है बहुत ज़्यादा खुश है, अत्यंत प्रसन्न है ये। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका टू ब्रिंग टू लाइट। इसका मतलब होता है टू रिवील क्लियरली, यानी कि किसी चीज़ को उजागर करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही हैज ब्राउट टू लाइट द ट्रुथ, यानी कि उस बंदे ने जो है सच्चाई को, ट्रुथ को क्या किया, उजागर कर दिया। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका टू फाइट टूथ एंड नेल। इसका मतलब होता है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, यानी कि पूरी कोशिश करना, जितना भी आप संभव प्रयास कर सकते थे वो आपने किया। और आप कह सकते हैं इसे जी जान से लड़ना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही फॉट टूथ एंड नेल टू गेट द गवर्नमेंट जॉब, यानी उस बंदे ने जो है ना अपना जितना संभव प्रयास था उसने किया गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए, और लास्टली उसे गवर्नमेंट जॉब मिल भी गया। तो आप भी जो है टूथ एंड नेल फाइट कीजिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपको भी मिल जाएगा। अगला है आपका टू गेट इनटू हॉट वाटर। इसका मतलब होता है टू गेट इनटू ट्रबल, यानी परेशानी में फंस जाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, बाय हिज डीड ही गॉट इनटू हॉट वाटर, यानी उसकी जो हरकतें थी ना, जो उसके काम थे, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम में फंस गया है। अगला है आपका टू मेक बोथ एंड्स मीट। इसका मतलब होता है टू लिव विद इन वंस इनकम, यानी आप जितना कमा रहे हैं उसी में रहना, उसी पैसे में अपना निर्वाह करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ए वाइज मैन मेक्स बोथ एंड मीट, यानी कि एक जो समझदार आदमी होता है वो जितना कमाता है उसी में अपना निर्वाह करने की कोशिश करता है। लेकिन आजकल क्या है, बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है लोगों को टू मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब निर्वाह करने में जितना वो कमा रहे हैं उसमें। अगला है आपका टू पे थ्रू द नोज। इसका मतलब होता है पे एंड एक्सट्रीमली हाई प्राइस, यानी बहुत ही ज़्यादा पैसे देना, या आप कह सकते हैं भारी कीमत देना किसी चीज़ की। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही हैज़ टू पे थ्रू द नोज फॉर दिस सी व्यू अपार्टमेंट, यानी एक बंदे ने सी व्यू अपार्टमेंट लिया ताकि उसके अपार्टमेंट से जो समुद्र का नज़ारा है ना वो दिखे। तो इसके लिए भाई साहब को बहुत ही ज़्यादा पैसे पे करने पड़े, एक्स्ट्रा आप मान लीजिए कि 20 लाख रुपए उसको पे करने पड़े ये सी व्यू अपार्टमेंट के लिए। अगला है आपका टू पुल वंस लेग। इसका मतलब होता है टू मेक फुल ऑफ या प्लेइंग ए जोक विद समवन, यानी कि किसी को मूर्ख बनाना, किसी का मजाक उड़ाना, या आप कह सकते हैं किसी का टांग खींचना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही पुल्ड हर लेग ऑन 1 अप्रैल, यानी कि इस बंदे ने जो है इसका मजाक उड़ाया 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को क्या होता है, फूल्स डे होता है, अप्रैल फूल हम बनाते हैं ना लोगों को, तो उस दिन इसने इसका मजाक उड़ाया, या आप कह सकते हैं मजाक बनाया। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका टू टेक वंस हैट ऑफ। इसका मतलब होता है टू एडमायर समवन, यानी कि किसी की प्रशंसा करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, शी इज डूइंग ए ग्रेट जॉब बाय एडुकेटिंग द पुअर चिल्ड्रेन, आई हैव टू टेक माई हैट्स ऑफ, यानी कि वो जो लड़की है बहुत ही अच्छा काम कर रही है, वो गरीब बच्चों को पढ़ा रही है, वो भी फ्री में एजुकेशन दे रही है गरीब बच्चों को, तो मैं उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ। और आपको भी अगर कभी टाइम मिले तो आप जो है अगल बगल जो गरीब बच्चे होते हैं ना उनको आप 1 घंटे पढ़ा दिया करो, इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा और वो गरीब बच्चे भी पढ़ लेंगे। अगला है आपका टू टेक टू वंस हीज। इसका मतलब होता है टू रन अवे, यानी कि दुम दबाकर भागना, या आप कह सकते हैं डर कर भागना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द थिप टुक टू हिज हील्स ऑन सीइंग द पुलिस। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, ये चोर जो है दुम दबाकर भाग गया। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इसका मतलब होता है समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, यानी कि ऐसा आदमी जिसमें सारे गुण उसके पिता जैसे हैं, जैसे उसके फादर थे वैसा ही उसका बेटा है, तो उसको हम बोलेंगे चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। और हिंदी में कहावत आपने सुना होगा, जैसा बाप वैसा बेटा, तो इसी को कहते हैं हम। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही इज ए क्वाइट हेल्पफुल लाइक हिज फादर, सो सी इज ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। यहाँ सी नहीं होगा, ही होगा, यानी कि जैसे इसके फादर हेल्पफुल थे ना, वैसे ही इसका जो लड़का है वो हेल्पफुल है, लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, तो ये क्या है, चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका ए क्लोज फिस्टेड पर्सन।
इसका मतलब होता है माइजर, यानी कि बहुत ही कंजूस आदमी, मक्खी चूस आदमी। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, इट इज हार्ड टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम हिम, ही इज ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। यानी इससे पैसे निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये कंजूस है। आपका जो ग्रुप होगा दोस्तों का, उसमें कोई ना कोई ऐसा होगा जो ये इडियम्स में सेट करता होगा, ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। आप कहीं खाना वाना खाते हैं तो नहीं देखते हैं कि कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो थोड़ा पीछे रहते हैं या धीरे खाते हैं, कि पैसा जो है ना देना पड़े हमें। तो ये क्या होते हैं, कंजूस लोग होते हैं। अगला है आपका ए डाइम ए डजन। इसका मतलब होता है वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू, यानी कि बहुत ही कॉमन होना या उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं होना। या आप कह सकते हैं कि कौड़ी के भाव या बेहद सस्ते चीज़ जो होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं ए डाइम ए डजन। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, बुक्स लाइक दिस आर ए डाइम ए डजन। यानी इस तरह की जो किताबें हैं वो बिल्कुल कौड़ियों के भाव मिलती है, बहुत ही सस्ती मिलती है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका ए फूल्स पैराडाइज। इसका मतलब होता है बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजंस, यानी कि मूर्खतापूर्ण कारण के कारण जो है खुश होना। या आप कह सकते हैं कि किसी परेशानी के बारे में आपको पता नहीं है, फिर भी आप जो है खुश हो रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे फूल पैराडाइज। सेंटेंस से समझिए, ज़्यादा अच्छे तरह से समझ पाएंगे आप। ही वॉज लिविंग इन ए फूल पैराडाइज, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट दैट हिज गर्लफ्रेंड वॉज चीटिंग हिम। यानी कि इस बंदे को ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है ना, तुमको चीट कर रही है, लेकिन ये बंदा इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि इसकी गर्लफ्रेंड जो है चीट कर सकती है इसको। और ये इस बात पे खुश है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जैसे देख ही रहे हैं, यहाँ पे तो इसके साथ सटी हुई है, लेकिन इसका अफेयर इस लड़के के साथ भी है। तो ये क्या है, फुल पैराडाइज में ये बंदा है। तो होप आप इसको समझ गए होंगे। अगला है आपका ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। इसका मतलब होता है ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस या ए वीक पर्सन, यानी कि बहुत ही कमज़ोर आदमी, कमज़ोर व्यक्ति कह सकते हैं आप। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द किंग बीइंग ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, हिज ऑर्डर्स वेयर ऑफन डिसोबेड। यानी ये जो राजा है वो मैन ऑफ स्ट्रॉ है, यानी कि बहुत ही कमज़ोर राजा है, और इसके जो ऑर्डर्स हैं उसको लोग डिसोबे कर देते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि ये कमज़ोर राजा है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये स्ट्रॉ का आदमी है, मैन ऑफ स्ट्रॉ। बनाते हैं ना पक्षी उच्छी को भगाने के लिए खलिहान में, तो उसी से ये इडियम्स बना है। अगला है आपका ए नीडल इन ए हे स्टैक। इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट, यानी कि किसी चीज़ को लोकेट करना या उसे खोजना अगर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तब आप इस इडियम्स का यूज़ करेंगे, ए नीडल इन ए हे स्टैक। और आपने हिंदी में कहावत सुना होगा, घास के ढेर में सुई। घास का ढेर लगा हुआ, उसमें एक आप सुई ढूंढ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, तो उसे इंग्लिश में ये कहते हैं, नीडिल इन ए हेस्टैक। तो सेंटेंस में इसका यूज़ देखिए, फाइंडिंग ए पीस ऑफ पेपर इन दिस ह्यूज पाइल ऑफ डॉक्यूमेंट इज लाइक ट्राइंग टू फाइंड ए नीडिल इन हेस्टैक। यानी कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स में एक पेपर का पीस ढूंढना, ये ऐसा ही है जैसे घास में सुई ढूंढना। और जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा घास फूस है, इसमें अगर एक सुई गिर जाएगा तो उसे आप ढूंढ पाएंगे क्या, बहुत मुश्किल होगा। ठीक, तो इससे ये इडियम्स बना है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है आपका ए पीस ऑफ केक। इसका मतलब होता है वेरी इजी टास्क, बहुत ही आसान काम। जैसे केक खाते हैं ना, कैसे मुंह में डालते ही केक पिघल जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसी से ये जो है इडियम्स बना है, पीस ऑफ केक। तो सेंटेंस में इसका यूज़ देखिए, मेकिंग मैगी इज ए पीस ऑफ केक। यानी मैगी बनाना जो है ना, बहुत ही आसान काम है। पानी गर्म कीजिए, मैगी डालिए, मैगी मसाला डालिए, 2 मिनट उबालिए, आपका मैगी तैयार हो जाता है। तो आजकल की बहुत लड़कियों को पूछिए कि आपको क्या आता है बनाना, तो बोलती है मुझे मैगी बनाना आता है। अरे भैया, मैगी बनाना कोई काम थोड़ी है, बहुत ही आसान काम है मैगी बनाना, कोई भी बना सकता है। हाँ, अगर आपको रोटी बनाना आता है, तब समझिए कि आपको कुछ खाना बनाना आता है। अगला है आपका ये स्टॉर्म इन ए टी कप। इसका मतलब होता है बिग फस ओवर ए स्मॉल मैटर, यानी कि छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा हो हल्ला कर देना, तो उसे हम बोलते हैं स्टॉर्म इन ए टी कप। यानी कि चाय के प्याले में तूफान आना। तो भैया, चाय के प्याले में कितना तूफान आएगा। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सीता एंड गीता हैज ए मैसिव रो ऑन संडे, बट बाई मंडे दे वेयर फ्रेंड्स अगेन, सो इट वॉज ऑल ए स्टॉर्म इन ए टी कप। यानी कि संडे को जो है ना, सीता और गीता एक दूसरे में मारा मारी कर रही थी, बहुत ज़्यादा हो हल्ला कर रही थी,
और मंडे फिर ये दोस्त बन गई। तो बाद में पता चला कि भैया ये जो दोनों है ना वो कुछ नहीं, छोटी सी बातों पे ऐसे ही हो हल्ला कर रही थी, और लोगों को लगा कि बहुत बड़ा इनके बीच लड़ाई चल रहा है, ऐसा कुछ था नहीं। अगला है आपका ए वाइट एलिफेंट। इसका मतलब होता है कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन, यानी कि बहुत ही महंगा और परेशानी का कोई चीज जो आपके पास है उसे हम बोलते हैं ए वाइट एलिफेंट। जैसे सेंटेंस में देखिए, माई ओल्ड कार इज ए वाइट एलिफेंट फॉर मी नाउ। एक भाई साहब के पास बहुत ही पुराना कार है, आदम जमाने का, तो वो अभी उनके लिए वाइट एलिफेंट हो गया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसमें अभी खर्च हो रहा है, उसके पार्ट्स नहीं मिलते हैं, इधर उधर से पार्ट्स मंगवाना पड़ता है और काफ़ी वो महंगा है, और माइलेज भी जो है वो काफ़ी कम दे रहा है। तो ये उनके लिए जो है काफ़ी कॉस्टली हो गया है और परेशानी अलग है। तो ये वाइट एलिफेंट है उनके लिए, तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका अकिलीज हील। इसका मतलब होता है वीकनेस और वनरेबल पॉइंट, यानी कि कमजोरी, किसी की कमजोरी। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, दाउ ही इज ए गुड पर्सन बट शॉर्ट टेम्पर इज हिज अकिलीज हील। यानी कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है लेकिन थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है, और ये उसकी जो है क्या है, कमजोरी है। अगला है आपका ऑल मून साइन। इसका मतलब होता है फार फ्रॉम रियलिटी, यानी कि रियलिटी से दूर, दिखावटी आप कह सकते हैं हिंदी में इसे। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द प्रोमिसेज मेड बाय द पॉलिटिशियंस बिफोर इलेक्शन आर ऑल मून साइंस। यानी कि जो भी प्रोमिसेज पॉलिटिशियंस के द्वारा किए जाते हैं ना इलेक्शन के पहले, जब इन्हें वोट लेना होता है, वो सारे क्या होते हैं, फार फ्रॉम रियलिटी होते हैं, वो दिखावटी होते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद इनको कुछ करना धरना नहीं होता है, ये बस दिखावटी प्रोमिसेस करते हैं ताकि इन्हें वोट मिल सके। तो इससे कनेक्ट कर लीजिएगा इसको। अगला है आपका एंड एक्स टू ग्राइंड। इसका मतलब होता है ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व या हैव ए सेल्फिश इंटरेस्ट, यानी कि कोई निजी स्वार्थ होना किसी चीज में। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, हर एक्स्ट्रा पोलाइट बिहेवियर विथ एवरी वन गिव्स एक्सप्रेशन दैट सी इज हैविंग एन एक्स टू ग्राइंड। ये जो मोहतरमा है ना, बाकी समय में तो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस टाइप की रहती हैं, लेकिन आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा पोलाइट बिहेवियर ये दिखा रही हैं, बहुत नर्म रह रही हैं लोगों से। इसका मतलब है कि इसका कोई ना कोई निजी स्वार्थ है, यानी कोई अपना ये काम निकलवाना चाह रही होगी, इसलिए ये ज़्यादा आजकल पोलाइट है। तो इसको आप इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला है आपका बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसका मतलब होता है प्लान इट ऑल ओवर अगेन, यानी कि नए सिरे से कोई चीज़ की शुरुआत करना या नए सिरे से कोई चीज़ बनाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही फेल्ड इन हिज न्यू प्रोजेक्ट बट ही अगेन बैक्स टू द ड्राइंग बोर्ड। यानी कि नया प्रोजेक्ट इस भाई साहब ने स्टार्ट किया था, उसमें ये फेल हो गए, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारे हैं और ये दोबारा से नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। तो इसी को हम कहेंगे बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी ड्राइंग बोर्ड पे दोबारा जाना, दोबारा स्टार्ट कर देना किसी चीज़ को। तो इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला है आपका बॉल इन योर कोर्ट। इसका मतलब होता है इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, यानी कि ये जो है अब आपके हाथ में है कि आपको अगला डिसीजन क्या लेना है, अगला कदम आपको क्या उठाना है। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, आई हैव हेल्प्ड इन एवरी वे आई कैन द बॉल्स इन हिज कोर्ट नाउ। यानी कि मेरे से जितना हो सकता था मैंने इसकी मदद की, अब जो है बॉल इस आदमी के कोर्ट में है, अब ये डिसीजन लेगा, ये निर्णय लेगा कि आगे क्या करना है। अगला है आपका बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। इसका मतलब होता है बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लिव्स, यानी कि खुश होना जब कोई आदमी किसी काम को छोड़ के चला जाता है, या कोई आदमी वहां से चला जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, माई बॉस हैज़ डन नथिंग बट मेक ट्रबल एंड आई विल बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ हिम। यानी कि एक आदमी है, उसका एक बॉस है, वो क्या है, कुछ नहीं करता था लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करता था, काफ़ी ज़्यादा परेशानी क्रिएट करता था उस बंदे के लिए। तो वो बंदा जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया है कि उसका बॉस जो है वो छोड़ के जाने वाला है। और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, कोट लिखा हुआ है कि पीपल डोंट लीव बैड जॉब्स, दे लीव बैड बॉसेज। यानी कि लोग जो है खराब नौकरी नहीं छोड़ते हैं, लोग खराब बॉस के कारण उस नौकरी को छोड़ते हैं, और ये फैक्ट भी है। अगला है आपका बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर। इसका मतलब होता है डे ड्रीमिंग, यानी कि दिन में सपने देखना, और आपने हिंदी में कहावत सुना होगा हवाई किले बनाना, तो उसी को बोलते हैं। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, फूल्स बिल्ड कैस्टल इन द एयर।
जो मूर्ख लोग होते हैं ना वही हवाई किले बनाते हैं, और जो समझदार लोग होते हैं वो हवाई किले नहीं बनाते हैं, वो अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत करते हैं। अगला है आपका कैरी द डे। इसका मतलब होता है विन या विक्ट्री, यानी कि जीत हासिल कर लेना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी कैरिड द डे इन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन हुआ था जिसमें इस लड़की ने जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया, और ये जो कंपटीशन था उसको इसने जीत लिया। अगला है आपका कॉच पोटैटो। इसका मतलब होता है ए लेजी पर्सन, यानी कि आलसी व्यक्ति, काफी ज्यादा आलसी। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही बिकम्स ए कॉच पोटैटो इन वीकेंड्स। ये आदमी जो है मंडे से लेके फ्राइडे तक ये काफ़ी काम करता है, लेकिन वीकेंड्स पे जो है ये कोच पोटैटो हो जाता है, बहुत ही आलसी हो जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, दिन भर ये सो के टीवी देखता रहता है और घर का कोई काम नहीं करता है, काफ़ी आलसी हो जाता है ये वीकेंड्स पे। अगला है आपका कट कॉर्नर्स। इसका मतलब होता है टू डू समथिंग इन द इजीएस्ट, चीपेस्ट और फास्टेस्ट वे, यानी कि किसी काम को आसान, सस्ता या तेज तरीके से करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, वी हैड टू कट कॉर्नर्स टू अरेंज ए पार्टी ऑन सच ए स्मॉल बजट। यानी एक पार्टी होने वाला है लेकिन बजट जो है बहुत ही कम है, उसकी वजह से क्या करना पड़ रहा है, कट कॉर्नर्स करना पड़ रहा है। यानी कि पहले अगर शाही पनीर था तो अब उसमें क्या हो गया है, दाल तड़का हो गया है, क्योंकि भैया बजट कम है तो आपको तो पार्टी करनी ही है, और बजट कम है आपके पास तो क्या करेंगे, शाही पनीर नहीं रखेंगे, आप दाल तड़का कर दीजिए और रोटी, तो पार्टी ऐसे भी हो जाएगी। और जो दाल है ये बनेगा भी बहुत ही जल्दी, शाही पनीर से तो जल्दी ही बन जाएगा ना। अगला है आपका फॉल फ्लैट। इसका मतलब होता है टू हैव नो इफेक्ट, यानी कोई असर नहीं होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द प्रिंसिपल स्पीच फॉल फ्लैट ऑन स्टूडेंट्स। यानी कि प्रिंसिपल ने कुछ स्पीच दिया इनको सुधरने के लिए बच्चों को, लेकिन इन पे इसका कोई असर नहीं हुआ, ये जैसे पहले बदमाश थे वैसे ही हैं अभी भी, कोई असर इन पे नहीं हुआ इसके स्पीच का। अगला है आपका गेट ऑन समबडी नर्व्स। इसका मतलब होता है टू एनवाय समवन ए लॉट, यानी किसी को बहुत ही ज्यादा एनवाय कर देना, तंग कर देना। या आप कह सकते हैं किसी काम को बार बार करके किसी का दिमाग खराब कर देना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, कॉलिंग अगेन एंड अगेन हिज वाइफ इज गेटिंग ऑन हिज नर्व्स। ये जो भाई साहब है किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, लेकिन इसकी जो वाइफ है इसको बार बार कॉल करके इसको अनवाय कर रही है, इसको काफी ज्यादा परेशान कर रही है, इसका दिमाग खराब कर रही है। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला है आपका गो टू द डॉग्स। इसका मतलब होता है टू बी ruined, यानी कि बर्बाद हो जाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द मैन वेंट टू द डॉग्स आफ्टर ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग। एक आदमी था पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसने ड्रिंकिंग स्टार्ट की, शराब पीना, और अब जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो गया है, इतना ज़्यादा शराब पीने लगा है कि अपना घर वर सब कुछ बेच दिया है उसने। अगला है आपका हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब होता है से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, यानी कि सटीक जवाब देना, एग्जैक्ट आंसर देना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन ही सेड दैट व्हाट द कंपनी वाज लैकिंग इन वाज क्लियर विजन एंड फोकस। यानी कि उस बंदे ने जो है ना हिट द नेल किया, यानी एग्जैक्टली राइट आंसर दिया, यह कहकर कि कंपनी जो है वो जिस चीज में लैग कर रही है, पीछे हो रही है, वो क्या है, क्लियर विजन और फोकस जो है कंपनी का सही नहीं है। तो इस पे हमें ध्यान देना है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसकी बातों से लोग सहमत हो गए, बोले कि हाँ भाई तुमने एग्जैक्ट जो चीज कंपनी को जरूरत है वही तुमने कहा है। अगला है आपका इन द निक ऑफ टाइम। इसका मतलब होता है जस्ट इन टाइम या एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी कि बिल्कुल सही समय पर। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द डॉक्टर अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम, द पेशेंट लाइफ वाज सेव्ड। यानी कि डॉक्टर जो है बिल्कुल सही समय पर आ गया, जिसकी वजह से जो पेशेंट था उसका लाइफ जो है बचा लिया गया, अगर ये थोड़ा भी लेट कर देता तो पेशेंट मर जाता। अगला है आपका किक द बकेट। इसका मतलब होता है टू डाई, यानी कि मर जाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, मिस्टर सिन्हा हैज किक्ड द बकेट इन ए कार एक्सीडेंट। यानी कि मिस्टर सिन्हा थे, उनका डेथ हो गया कार एक्सीडेंट में। अगला है आपका किल टू बर्ड विथ वन स्टोन। इसका मतलब होता है टू अचीव टू रिजल्ट्स विथ ए सिंगल एफर्ट, यानी एक काम करके दो रिजल्ट प्राप्त करना। और हिंदी में आपने कहावत सुना होगा कि एक तीर से दो निशाने, तो इंग्लिश में उसको यही कहते हैं, किल टू बर्ड विथ वन स्टोन। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही हैड गॉन टू लंदन ऑन ए बिजनेस ट्रिप।
while there he killed 2 birds with 1 stone and visited his relative as well। यानी कि एक बंदा है वो लंदन गया था किसी बिजनेस ट्रिप से, लेकिन उसने जो है 2 काम वहाँ किया। बिजनेस ट्रिप तो किया ही किया, अपने जितने भी रिलेटिव्स थे लंदन में उन सबसे वो मिल लिया। उसने क्या किया, 2 बर्ड को मारा 1 स्टोन से। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका मेक ए बी लाइन फॉर। इसका मतलब होता है गो स्ट्रेट टू, यानी कि बिल्कुल सीधा जाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही मेड ए बी लाइन फॉर द फूड व्हेन अराइव्ड इन द पार्टी। यानी कि एक बंदा जैसे ही पार्टी में आया तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ था, तो डायरेक्टली फूड काउंटर पे हो गया, बोला कि बाकी चीज़ें तो बाद में होती रहेगी, पहले पेट पूजा कर लेते हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका ऑन टेंटर हुक्स। इसका मतलब होता है इन सस्पेंस एंड एनएक्साइटी और एनेक्सियस, यानी कि चिंता में। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, माई मदर वाज ऑन टेंटर हुक्स ऑल नाइट वेटिंग फॉर माई फादर टू कम। यानी कि एक बंदे की मदर है, वो सारी रात जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में रही, क्योंकि उसके फादर घर नहीं आए थे और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। एक्चुअली उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी रास्ते में और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था भारी बारिश की वजह से, वो आगे आ नहीं पाए। लेकिन मदर जो है पूरी रात परेशान रही। तो इसे कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला जो है वंस एंड फॉर ऑल। इसका मतलब होता है ब्रिंग टू एन एंड या फाइनली, यानी कि हमेशा के लिए। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, वी हैव टू रिजॉल्व दिस मैटर वंस एंड फॉर ऑल। यानी ये तीनों लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो मैटर है ना, इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। जो भी डिसीजन लेना है आज इस पे ले लो और इसके बाद इस मैटर पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। अगला है आपका रूल द रूस्ट। इसका मतलब होता है टू डोमिनेट या इन कंप्लीट कंट्रोल, यानी कि डोमिनेट करना, हावी होना किसी पे या पूरी तरह उसके कंट्रोल में होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही माइट बी द बॉस एट वर्क बट एट होम इट्स हिज वाइफ हु रूल्स द रूस्ट। यानी कि ये जो बंदा है वो बॉस है अपने काम पे, लेकिन जब ये घर आता है ना तो इसकी वाइफ जो है इसको डोमिनेट करती है, इसके ऊपर हावी रहती है। तो इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। और ये होम रूल है, सभी के घर का यही रूल है, वाइफ जो है वो डोमिनेटेड रहती है। अगला है आपका स्ट्रेन एवरी नर्व। इसका मतलब होता है वर्क वेरी हार्ड या टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करना। और हिंदी में आपने कहावत सुना होगा, खून पसीना एक करना, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेन एवरी नर्व। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही इज स्ट्रेनिंग एवरी नर्व टू गेट द वर्क फिनिश्ड ऑन टाइम। यानी ये आदमी जो है ये पूरी मेहनत कर रहा है ताकि जो इसे काम दिया गया है उसको ये टाइम पे कर सके। और जैसा आप इस पिक्चर में देख ही पा रहे हैं, बेचारा आधी रात में भी काम कर रहा है ये, ताकि काम टाइम पे फिनिश हो। तो इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला है आपका टेक्स आफ्टर। इसका मतलब होता है टू रिसेंबल या सिमिलर टू, यानी कि एक जैसा। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ये सेंटेंस देख लीजिए, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर इन हिज फिशिंग स्किल्स। यानी कि इसके फादर के जो फिशिंग स्किल्स थे ना, सेम फिशिंग स्किल इसके बेटे में भी हैं। तो ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं स्किल्स में और एक जैसे ये दिख भी रहे हैं। ठीक, इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला है आपका द लास्ट स्ट्रॉ। इसका मतलब होता है फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज, यानी कि स्थिति को असहनीय बनाने वाली आखिरी परेशानी। और अच्छे से अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, इस पिक्चर में ये एक ऊँट है, इस पे जो है लोड दिया ही जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। तो एक ऐसा स्थिति आएगा कि भाई इस पे कितना लोड आप दोगे, तो ये जो है आखिरी लोड होगा कि जब आप इसको दोगे तो ये गिर जाएगा। यानी कि किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की कोई एक सीमा होती है। बर्दाश्त करता है आदमी, करता है, लेकिन एक सीमा के बाद हम बर्दाश्त करना छोड़ देते हैं। तो वही है ये लास्ट स्ट्रॉ। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी इज ऑलवेज बीन रूड टू हिम बट इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ वेन सी स्टार्टेड इंसल्टिंग हिज मदर। यानी कि एक लड़की जो है पहले ही रूड थी एक बंदे से, लेकिन लास्ट स्ट्रॉ कब हुआ, जब उसने उसकी मदर को इंसल्ट करना स्टार्ट किया। और उसके बाद जो है वो बंदा उसकी कोई भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करने लगा, वो बिल्कुल फट गया। तो इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला है आपका थ्रो इन द टॉवेल। इसका मतलब होता है टू एडमिट डिफीट और फेलुअर, यानी कि हार मान लेना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, आफ्टर लूजिंग द इलेक्शन ही थ्रू इन द टॉवेल ऑन हिज पॉलिटिकल कैरियर। यानी कि एक बंदे ने इलेक्शन हार गया, उसके बाद जो है
वो हार मान गया कि पॉलिटिकल कैरियर जो है मेरा समाप्त हो गया है, और उसके बाद उसने कोई दूसरा इलेक्शन नहीं लड़ा। और जैसा आप इस पिक्चर में देख ही पा रहे हैं, ये बॉक्सिंग के रिंग में इस भाई साहब ने हार मान लिया है। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगला है आपका टू बी टेकन अबैक। इसका मतलब होता है टू बी सरप्राइज या शॉक्ड, यानी कि एकदम सरप्राइज हो जाना, या हिंदी में आपने सुना होगा एक कहावत, हक्का बक्का हो जाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी वॉज टेकन अबैक बाय हिज रूड रिस्पॉन्स। एक लड़का है, इसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करता था इस लड़की के साथ, लेकिन एकाएक पता नहीं क्या हुआ कि उसने रूड बिहेव किया इसके साथ, काफ़ी ज़्यादा रूड हो गया। तो ये जो है हक्का बक्का रह गई देख के कि अरे यार, ये तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया है, क्या रीज़न हो सकता है ऐसे रूड बिहेवियर का। तो ये सॉक्ड हो गई। तो इससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला है आपका टू गेट कोल्ड फीट। इसका मतलब होता है हैविंग फियर और एंग्जाइटी अबाउट समथिंग दैट्स अबाउट टू हैपन, यानी कि जो होने वाला है ना उसके बारे में सोच के डर जाना, या आप कह सकते हैं उसके बारे में सोच के घबरा जाना। तो उसे हम बोलते हैं टू गेट कोल्ड फीट। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही वॉज गोइंग टू ट्राई बंगी जंपिंग बट ही गॉट कोल्ड फीट। ये जो बंदा है वो बंगी जंपिंग के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे ही वहां पे कूदने वाला था ये काफी ज्यादा डर गया। तो इसे हम बोलेंगे टू गेट कोल्ड फीट। अगला है आपका टू जंप ऑन द बैंड वैगन। इसका मतलब होता है टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड या गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सीड, यानी कि जो भी पॉपुलर ट्रेंड चल रहा है ना उसको फॉलो कर लेना, या कोई ऐसी एक्टिविटी में जाना जो लगता है आपको कि ये सफल हो सकता है। और हिंदी में आपने कहावत सुना होगा, बहती गंगा में हाथ धोना। तो इसी को कहते हैं टू जंप ऑन द बैंड वैगन। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आफ्टर सम ऑफ द पॉलिटिशियन ओन इलेक्शन बाय प्रोमिसिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट ऑफ द अदर जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन। यानी कि कुछ पॉलिटिशियन जो हैं वो इलेक्शन इस बात पे जीत रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आपको हम फ्री देंगे जीतने के बाद। तो बाकी जो और पॉलिटिशियंस हैं ना, इसी फंडा को अपनाने लगे हैं कि भैया हम भी आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, हमें भी इलेक्शन जिता दो। तो ये सब क्या कह रहे हैं, बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। जो ट्रेंड अभी चल रहा है और लोग जिसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसी ट्रेंड को ये फॉलो कर रहे हैं। और जैसा आप इस पिक्चर में देख ही पा रहे हैं, देखिए ये बैंड वैगन पे ये सब चढ़ रहे हैं। अगला है आपका टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, यानी किसी को अवॉइड करना, किसी से दूरी बनाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, हिज गर्लफ्रेंड इज कीपिंग हिम नाउ अ डेज एट आर्म्स लेंथ। इसकी जो गर्लफ्रेंड है इस बंदे की, ये इसको अवॉइड कर रही है, इससे दूरी बना रही है। पता नहीं रीजन क्या है, वो तो इन्हीं को पता होगा। अगला है आपका टू मेक अप वंस माइंड। इसका मतलब होता है टू डिसाइड व्हाट टू डू या डिसाइड फॉर्मली, यानी कि किसी चीज का निश्चय कर लेना, ये डिसाइड कर लेना कि मुझे क्या करना है। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही हैज मेड अप हिज माइंड टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जाम। यानी इस बंदे ने जो है अब निश्चय कर लिया है कि ये यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा, और ये बंदा जो है बैठ गया है पढ़ाई करने के लिए। तो आप भी जो है अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपको क्या करना है। अगला है आपका टू मिस द बोट या बस। इसका मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी या लूज एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि कोई जो मौका आया है ना आपके पास उसको गंवा बैठना, उसी को बोलते हैं मिस द बोट या बस। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही मिस द बोट व्हेन ही डिड नॉट अप्लाई फॉर द जॉब इन टाइम। यानी कि इस बंदे ने जो है वो मिस कर दिया बोट को, यानी अपना मौका गंवा दिया, क्योंकि इसने जॉब को टाइम पे अप्लाई नहीं किया। लास्ट डेट जो थी जॉब अप्लाई करने की वो गुजर गई, तो इसने एक अपॉर्चुनिटी खो दिया। अगला है आपका टू पुट अप विथ। इसका मतलब होता है टॉलरेट, यानी कि बर्दाश्त करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी इज वेरी एनॉयड एट हिम एंड विल नॉट पुट अप विथ एनी नॉनसेंस। यानी कि ये जो लड़की है ना पहले से ही एक बंदे पे काफी ज्यादा नाराज है, उससे ज्यादा एनॉय है। अब वो कोई नॉनसेंस अगर करता है तो ये जो है बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला है आपका टू टेक टू हर्ट। इसका मतलब होता है टू ग्रीव ओवर या टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, यानी कि किसी चीज को दिल पे ले लेना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही रियली टुक इट टू हर्ट हर रूड बिहेवियर विथ हिम। यानी कि इस लड़की ने जो है इसके साथ कुछ रूड बिहेवियर किया था, जिसके कारण ये बंदा उस चीज को दिल पे ले लिया है कि भैया तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था।
लेकिन ये जो लड़की है बेचारी माफ़ी मांग रही है कि माफ़ कर दो, उस समय मैं ज़्यादा गुस्से में थी। अगला है आपका टर्न ए ब्लाइंड आई। इसका मतलब होता है टू इग्नोर ए सिचुएशन, फैक्ट्स और रियलिटी। यानी कि कोई भी सिचुएशन को इग्नोर कर देना, या आप कह सकते हैं कि सच्चाई को अनदेखा कर देना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी नोज ही इज लाइंग टू हर बट सी चूजेस टू टर्न ए ब्लाइंड आई टू द सिचुएशन। ये लड़की जानती है कि ये जो बंदा है ना वो झूठ बोल रहा है, लेकिन इसने क्या किया, टर्न ए ब्लाइंड आई कर दिया, यानी कि इसने इग्नोर किया उस सिचुएशन को, उसको अनदेखा कर दिया। अगला है आपका वैनिश इनटू थिन एयर। इसका मतलब होता है कंप्लीटली डिसअपियर, यानी कि गायब हो जाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ऑन सीइंग द पुलिस द थीफ वैनिश्ड इनटू थिन एयर। यानी कि जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो बिल्कुल गायब हो गया। अगला है आपका ए बर्ड्स आई व्यू। इसका मतलब होता है ए जनरल व्यू फ्रॉम एबव, यानी कि ऊपर से एक जनरल व्यू देखना, या आप कह सकते हैं ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, हिज बालकोनी गेव हिम ए बर्ड आई व्यू ऑफ द स्ट्रीट। उसका जो बालकोनी है ना, जब वहाँ खड़ा होता है तो स्ट्रीट का उसे बर्ड आई व्यू मिलता है। मिल रहा है कि नहीं, क्लियर व्यू मिल रहा है। अगला है आपका एक केक वॉक। इसका मतलब होता है समथिंग वेरी इजी, यानी कोई चीज जो बहुत ज्यादा आसान हो। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, क्रैकिंग एसएससी सीजीएल एग्जाम इज नॉट ए केक वॉक नाउ डेज। आजकल जो है एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्रैक करना केक वॉक नहीं रह गया, बहुत आसान नहीं रह गया, काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन हो गया है। और आपको जो है अगर इसको क्रैक करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि ये बंदा कर रहा है। अगला है आपका ए लाफिंग स्टॉक। इसका मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लॉटर या एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं हंसी का पात्र। कोई आदमी कुछ ऐसा काम नहीं कर देता है जहाँ पे वो हंसी का पात्र हो जाता है, लोग उस पर हंसने लगते हैं, उसी को बोलते हैं लाफिंग स्टॉक। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द होस्ट मेड ए मिस्टेक इन सेइंग नेम ऑफ द विनर एंड इंस्टेंटली बिकम ए लाफिंग स्टॉक। यानी जो होस्ट आया था ना, वो विनर का नाम जो लेना था वो गलत ले लिया, तो लोग क्या है हंसने लगे कि अरे भाई ये जीता है, आप बोल रहे हो कोई और जीता है। और ये देखिए पिक्चर में भाई साहब कितना मजे से हंस रहे हैं। अगला है आपका ए लाइव वायर। इसका मतलब होता है लाइवली एंड एक्टिव, यानी कि जिंदा दिल आदमी। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी इज रियली ए लाइव वायर एंड आई लव स्पेंडिंग टाइम विथ हर। यानी कि ये जो लड़की है ना वो बिल्कुल जिंदा दिल है और इसके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे नहीं, कोई बंदा बोल रहा है उसको, ठीक ना, मुझे मत समझिएगा। अगला है आपका ए मैन ऑफ लेटर्स। इसका मतलब होता है मैन ऑफ ग्रेट लर्निंग और स्कॉलर, यानी कि विद्वान आदमी। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज नोन एज ए मैन ऑफ लेटर्स। यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो बहुत ही विद्वान आदमी थे। अगला है आपका ए सी चेंज। इसका मतलब होता है ए प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि पूर्ण परिवर्तन, पूरा परिवर्तन। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, देयर इज ए सी चेंज इन हिज पर्सनालिटी आफ्टर बिकमिंग एक्साइज इंस्पेक्टर। ये बंदा जो है पहले अजीब सा लगता था, लेकिन जैसे ही एक्साइज इंस्पेक्टर ये बना, इसकी पर्सनालिटी में पूरी चेंज आ गई है, पूर्णतः चेंज हो गई है इसकी पर्सनालिटी। और देखिए अभी कितना ज़्यादा स्मार्ट लगने लगा है। तो आप भी जो है क्रैक कीजिए, और आप भी जो है जब ये ड्रेस पहनेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे। अगला है आपका एबव बोर्ड। इसका मतलब होता है विदाउट एनी सेक्रेट और फ्रैंक, यानी कि कोई सेक्रेट नहीं होना, आप कह सकते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही डज एवरीथिंग एबव बोर्ड। यानी कि ये बंदा जो है जो भी काम करता है वो खुल्लम खुल्ला करता है। और आपने ये गाना सुना ही होगा, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, तो ये क्या है, एबव बोर्ड ही है, मतलब किसी से छुपा के नहीं करेंगे। तो इससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला है आपका एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसका मतलब होता है व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से। यानी कि आप जो बोलते हैं ना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या करते हैं। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, एक्शन ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यानी कि आपके जो कर्म है ना, आप क्या बोलते हैं उससे ज़्यादा वो दिखता है कि आप क्या करते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो लड़की है ये बोल रही है कि आई एम सो कंसर्न विथ दैट ओल्ड लेडी कैरिंग दोज हैवी बैग्स। यानी कि ये बहुत ज़्यादा
इसको कंसर्न है इस बात से कि ये जो औरत है ये 2 हैवी बैग लेके जा रही है, मतलब अपना ये दिखा रही है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा दया आ रही है इस पे। लेकिन ये बंदा जो है ये जाके बोल रहा है कि कैन आई हेल्प यू, मतलब ये उससे पूछ रहा है क्या मैं आपके हैवी बैग्स को ले जा सकता हूँ क्या। तो इसके जो है कर्म दिख रहे हैं और इसका जो है केवल बोली है, ये कर कुछ नहीं रही है, बस अपना ये दिखा रही है कि इसको बहुत ज़्यादा कंसर्न है। अरे भाई अगर कंसर्न है तो करो ना, इसकी मदद करो। अगला है आपका अलाइव एंड किकिंग। इसका मतलब होता है इन गुड हेल्थ, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य में होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही हैज डिफीटेड कैंसर एंड नाउ डेज अलाइव एंड किकिंग, यानी कि इस बंदे ने कैंसर को डिफीट कर दिया है, हरा दिया है, और ये आजकल जो है काफी अच्छे हेल्थ में है, अच्छे स्वास्थ्य में है। अगला है आपका ऑल एंड सनड्राई। इसका मतलब होता है एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन या ऑल इंक्लूडेड, यानी कि हर कोई बिना भेदभाव के, सभी को। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ऑल एंड सनड्राई विल बी गिवन गिफ्ट इन द फंक्शन, यानी सभी को गिफ्ट दिया जाएगा फंक्शन में। ऐसा नहीं है कि एक को दिया जाएगा एक को नहीं दिया जाएगा, सभी को दिया जाएगा। अगला है आपका एन आयरन विल। इसका मतलब होता है ए फॉर्म ओपिनियन या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यानी कि मजबूत दृढ़ संकल्प। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी क्लियर यूपीएससी एग्जाम इन हर 5th अटेम्प्ट, सी इज ए पर्सन ऑफ आयरन विल, यानी ये जो लड़की है 5वें अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्जाम क्लियर की। तो ये जो लड़की है मजबूत दृढ़ संकल्प वाली है, इसका डिटर्मिनेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग था, तभी तो ये क्लियर की ना, नहीं तो लोग 1-2 बार में हार मान जाते हैं। अगला है आपका एन ओपन बुक। इसका मतलब होता है वन डेट हेल नो सेक्रेट, यानी कि ऐसा आदमी जो कोई रहस्य नहीं रखता है, या आप कह सकते हैं खुली किताब। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, माई फ्रेंड इज एन ओपन बुक, ही टेल्स एवरीथिंग टू मी अबाउट हिज लाइफ, यानी इसका जो दोस्त है वो एक ओपन बुक है, उसके लाइफ में जो भी है वो अपने दोस्त को बता देता है, और कोई भी रहस्य नहीं है इन दोनों के बीच में। तो इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला है आपका एज हार्ड एज ए नेल। इसका मतलब होता है इमोशनलेस या टू हैव नो फीलिंग, यानी कि कोई फीलिंग नहीं होना, कोई इमोशन नहीं होना, और हिंदी में आप इसे कह सकते हैं भावनाहीन, भावनाहीन। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही इज एज हार्ड एज ए नेल, यानी ये जो बंदा है वो कैसा है, बिल्कुल भावनाहीन है, इसमें कोई इमोशन नहीं है। अगला है आपका एट ए स्ट्रेच। इसका मतलब होता है कंटिन्यूअसली, यानी कि लगातार। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी कैन रन 2 hours एट ए स्ट्रेच, यानी ये जो लड़की है 2 घंटे एट ए स्ट्रेच लगातार दौड़ सकती है, और इसी कारण ये इतना फिट भी है, देखिए फिटनेस है ना इसका। अगला है आपका एट बेक एंड कॉल। इसका मतलब होता है टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, यानी कि कोई आपको डोमिनेट कर रहा है, और हिंदी में आप इसे कह सकते हैं इशारे पे नाचने वाला। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही वॉज एट बैक एंड कॉल ऑफ हिज वाइफ, यानी कि ये जो आदमी है ना अपने वाइफ के इशारों पे नाचता है, और ये जो है इतनी सुंदर भी है कि चलो ये नाच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी सुंदर रहेगी तो थोड़ा बहुत नाच लीजिएगा आप भी। अगला है आपका एट ड्रैगर्स ड्रॉन। इसका मतलब होता है इनमीज या हॉस्टाइल, यानी कि दुश्मनी। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द टू फ्रेंड्स आर नाउ अ डेज एट ड्रैगर्स ड्रॉन, यानी कि ये जो 2 बंदे हैं पहले दोस्त थे, लेकिन आजकल जो है इनके बीच में कुछ दुश्मनी हो गई है। किस बात को लेके हुई है ये मुझे नहीं पता, पर आजकल इनके बीच में दुश्मनी है। अगला है आपका एट लॉगर्स हेड। इसका मतलब होता है इन कॉन्फ्लिक्ट विद समवन या टू डिसएग्री स्ट्रांगली, यानी किसी के साथ असहमति होना और उस असहमति के कारण आपस में कन्फ्लिक्ट होना, यानी कि विवाद होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, मैनेजमेंट एंड स्टाफ आर एट लॉगर्स हेड ओवर द प्लान। एक प्लान को लेके मैनेजमेंट और स्टाफ में क्या हुआ है, विवाद हो गया है। क्यों? क्योंकि दोनों उस पे असहमत हैं, ये बंदा कुछ और कह रहा है, ये बंदा कुछ और कह रहा है, तो दोनों असहमत हैं जिसके कारण विवाद हो गया है। तो ये क्या है, एट लॉगर्स हेड है, तो इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला है आपका एट सी। इसका मतलब होता है एट ए लॉस, परप्लेक्स्ड या कंफ्यूज्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज इन न्यू जॉब जेम्स फेल्ट टोटली एट सी, यानी कि जेम्स को नई नौकरी मिली, लेकिन कुछ दिन जो है इस नए नौकरी में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा, लेकिन धीरे धीरे वो काम को सीख रहा है और अब जो है कम परेशान रहने लगा है।
तो शुरुआत में ये परेशान था, तो शुरुआत में ये एट सी था, तो इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला है आपका बैक सीट ड्राइवर। इसका मतलब होता है इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज, यानी कि बिना ज्ञान के किसी के मामले में दखल देना, या हिंदी में आपने कहावत सुना होगा कि बीच में टांग अड़ाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, डोंट बी ए बैक सीट ड्राइवर, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। यानी कि ये बंदा जो है ये कह रहा है कि बिना जाने आप मेरे काम में दखल मत दीजिए, आप मेरे काम से दूर रहिए, आपको कुछ पता है नहीं, फालतू का बीच में अपना टांग अड़ा रहे हैं। अगला है आपका बी और अप इन द एयर। इसका मतलब होता है अंडर कंसिडरेशन या स्टिल टू बी सेटल्ड, यानी कि विचाराधीन, अभी उस पर फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, वी आर स्टिल अप इन द एयर अबाउट वेयर टू ट्रेवल दिस समर, यानी कि इस गर्मी की छुट्टी में हमें कहाँ घूमने जाना है अभी भी वो विचाराधीन है, अभी उस पर डिस्कशन चल रहा है कि पेरिस जाए कि लंदन जाए, तो अभी ये विचाराधीन है, तो इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला है आपका बेंड ओवर बैकवर्ड्स। इसका मतलब होता है टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग, यानी कि हर संभव प्रयास करना किसी चीज को करने के लिए। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही हैज बेंट ओवर बैकवर्ड टू हेल्प हर, यानी वो बंदा जो है हर संभव प्रयास किया उसकी मदद करने के लिए। और जैसा आप इस पिक्चर में देख ही पा रहे हैं, ये बंदा जितनी कोशिश ये कर सकता था इसने की है। अगला है आपका बाइट द बुलेट। इसका मतलब होता है टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि किसी चीज को मजबूरी में स्वीकार करना, आपको रियल में मन नहीं है पर मजबूरी है तो आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही हैज बिटन द बुलेट टू मैरी हर। ये जो बंदा है ये एक लड़की से शादी करने वाला है, लेकिन इसको रियल में वो पसंद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से ये उससे शादी कर रहा है, तो इसने जो है मजबूरी में ये शादी स्वीकार की है, तो इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला है आपका बटरफ्लाइज इन द स्टोमक। इसका मतलब होता है टू बी एनोक्सियस एंड नर्वस, यानी कि बहुत ज़्यादा चिंतित होना, या आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा घबराना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, एज सुन एज हिज नेम वॉज कॉल्ड टू गिव द स्पीच ही फेल्ट बटरफ्लाइज इन द स्टोमक, यानी जैसे इसका नाम अनाउंस हुआ स्पीच देने के लिए, तो ये भाई साहब जो है काफ़ी ज़्यादा घबरा गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, जैसा आप देख ही पा रहे हैं पसीने छूट रहे हैं इनके। अगला है आपका बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। इसका मतलब होता है बाय द नैरोएस्ट मार्जिन या हैविंग ए नैरो स्केप, यानी कि बहुत ही कम अंतर से। और हिंदी में आपने कहावत सुना होगा कि बाल बाल बचना, तो उसी को कहेंगे बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही स्केप्ड डेथ इन एक्सीडेंट बाय द स्किन ऑफ टीथ, यानी कि एक्सीडेंट में ये जो बंदा है वो बाल बाल बच गया, नहीं तो मर ही जाता, तो बहुत ही कम मार्जिन से ये बचा, भगवान इसके साथ थे इसलिए ये बच गया। अगला है आपका कॉल्स फॉर शॉट्स। इसका मतलब होता है टू बी इन कंट्रोल या टू बी द पर्सन इन चार्ज, यानी कि उस बंदे के कंट्रोल में चीजें हैं, या आप कह सकते हैं कि जो निर्णय लेगा उसको उसका अधिकार उसको दिया गया है कि आप जो है जो चाहे निर्णय ले सकते हैं। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, एज ए कैप्टन ऑफ द टीम ही कॉल्ड फॉर शॉट, यानी कि विराट कोहली जो है इंडियन टीम का कैप्टन है और इसको ये अधिकार दिया गया है कि आपको किस खिलाड़ी को खिलाना है किसको नहीं खिलाना है इसका निर्णय आप ले सकते हैं, तो इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला है आपका कम टू लाइट। इसका मतलब होता है बीइंग रिवील्ड या टू बी नोन पब्लिकली, यानी कि लोगों को पता चलना किसी चीज के बारे में। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ट्रूथ ऑफ हिज मर्डर हैज कम टू लाइट, यानी एक बंदे का मर्डर हो गया था तो ये पता नहीं चल पा रहा था कि किसने किया, लेकिन पुलिस ने जो है उस क्रिमिनल को पकड़ लिया और ये जो ट्रूथ था उसके मर्डर का, जो सच्चाई थी वो बाहर आ गया, लोगों को पता चल गया कि भाई इसने मर्डर किया है उसका। अगला है आपका कूल एज ए कुकुम्बर। इसका मतलब होता है नॉट नर्वस और इमोशनल या टू बी काम, यानी कि ऐसा आदमी जो बिल्कुल नर्वस नहीं होता है, कभी इमोशनल नहीं होता है और काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है, और एग्जैक्ट हिंदी में आपको बताऊं तो धैर्यवान, जिसको काफ़ी धैर्य होता है। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, एम एस धोनी इज एज कूल एज कुकुम्बर। एम एस धोनी जो है इंडियन क्रिकेट के पहले कैप्टन थे, तो ये क्या थे, बहुत ही शांत थे, बहुत ही धैर्यवान थे, कुछ भी स्थिति आ जाए ये घबराते नहीं थे उसमें, और इसलिए जो है इनको कैप्टन कूल भी कहा जाता है, तो इससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा।
अगला है आपका क्रॉस दैट ब्रिज। इसका मतलब होता है सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी समस्या का समाधान कर देना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही इज वेरी वाइज एंड डेफिनेटली क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन ही कम्स टू इट। यानी कि वो आदमी जो है बहुत समझदार है और डेफिनेटली जो है वो समस्या का समाधान कर देगा जब वो समस्या उसके सामने आएगी। तो इससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला है आपका कट टू द चेज। इसका मतलब होता है कम टू द पॉइंट, यानी कि मुद्दे पर आना, इधर उधर की बातें ना करके डायरेक्ट मुद्दे पे आना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, डोंट टॉक अराउंड द बुश, कट टू द चेज। यानी कि इधर उधर की बातें मत करो, घुमा फिरा के डायरेक्ट मुद्दे पर आओ और जो आप कहना चाहते हो वो डायरेक्ट कहो हमसे। अगला है आपका डाई इन हार्नेस। इसका मतलब होता है डाइड वाइल वर्किंग या टू डाई वाइल इन सर्विस, यानी काम करते करते मर जाना। या आप कह सकते हैं सेवा में रहते हुए मर जाना। कोई मान लीजिए आप सर्विस कर रहे हैं, अभी आपकी नौकरी बची है पर आप मर गए बीच में ही, मतलब सर्विस खत्म होने से पहले ही। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ए फार्मर टेक बर्थ इन फील्ड एंड डाई इन हार्नेस। यानी कि एक जो किसान होता है ना, वो फील्ड में ही जन्म लेता है, यानी खेत में ही वो जन्म लेता है और वो खेत में ही काम करते करते मर जाता है। काफी जो है डीप मीनिंग वाला ये सेंटेंस है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। और फार्मर की हमेशा आप इज्जत कीजिएगा, उनकी वजह से ही हमें 3 टाइम का खाना मिलता है। अगला है आपका डू ए गुड टर्न। इसका मतलब होता है टू हेल्प समवन या रेंडर ए सर्विस, यानी किसी की मदद करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ए गुड टर्न नेवर गोज अनरिवार्डेड। यानी कि अगर आप दूसरों की मदद कर रहे हैं तो भगवान आपकी मदद जरूर करेगा। तो आप लोगों की मदद करते रहिए। जैसा आप इस पिक्चर में देख ही पा रहे हैं, ये बंदा इसकी मदद कर रहा है। आप भी जो है अपने डेली लाइफ में आपसे जितना मदद हो सकता है किसी के लिए आप किया कीजिए। अगला है आपका ड्रैग वंस फीट। इसका मतलब होता है डू समथिंग डेलिबरेटली एट ए स्लो पेस, यानी किसी चीज को जानबूझकर धीरे करना, या आप कह सकते हैं टाल मटोल करना कोई चीज करने में। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही हैज टेकन ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड बट ड्रैगिंग हिज फीट इन रिटर्निंग द सेम। यानी इस बंदे ने जो है वो अपने दोस्त से काफी ज्यादा पैसा उधार लिया, लेकिन जब इसका दोस्त गया इससे मांगने तो ये क्या कर रहा है, टाल मटोल कर रहा है। बोल रहा है कल आ जाना, परसों आ जाना, कभी ये मिलता नहीं है, कभी ये फोन नहीं उठाता है। तो ये क्या कर रहा है, अपना फिट को ड्रैग कर रहा है, यानी कि जानबूझकर चीजों को ये उलझा रहा है। अगला है आपका ड्रॉ ए ब्लैंक। इसका मतलब होता है अनेबल टू रिमेंबर, यानी कि याद नहीं रहना, भूल जाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही ड्रैंक ए लॉट लास्ट नाइट एंड ड्रॉ ए ब्लैंक व्हाट हैपेंड टू हिम। यानी कि इस बंदे ने जो है कल रात में बहुत ज्यादा पी लिया था और इसको याद ही नहीं है कि इसने रात में क्या किया था। इसका दोस्त इसको बता रहा है कि भाई साहब इतना मत पिया करो यार, रात में तुम उल्टी उल्टी किए थे। पर ये बोल रहा है नहीं यार, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तो ये क्या है, ड्रॉ ए ब्लैंक है, इसको याद नहीं आ रहा है। तो इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला है आपका ड्रॉ ए लाइन। इसका मतलब होता है टू फिक्स ए लिमिट या एक्सेप्ट समथिंग अप टू ए पार्टिकुलर लिमिट, यानी कि किसी चीज की सीमा निर्धारित करना। आप जो है लिमिट फिक्स कर ले रहे हैं कि इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूं। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ डोंट ड्रॉ ए लाइन। अगर आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस होना चाहते हैं तो आप लाइन ड्रॉ नहीं कीजिए, यानी कि अपनी जो लिमिट है उसको फिक्स मत कीजिए। अपनी लिमिट को हमेशा बढ़ाते रहिए, ठीक, तभी आप सक्सेस कर पाएंगे इस चैलेंजिंग वर्ल्ड में। अगला है आपका एवरी डार्क क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। इसका मतलब होता है एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज ए पॉजिटिव साइड, यानी कि कितना भी खराब सिचुएशन आ जाए ना उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइड होता है। और हिंदी में आपने कहावत सुना होगा, निराशा में भी आशा की झलक होना। तो उसी को कहते हैं एवरी डार्क क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। तो सेंटेंस में इसका यूज देख लीजिए, नो मैटर हाउ डार्क द फोरकास्ट एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। यानी कि जो फोरकास्ट है वो कितना भी डार्क है लेकिन उसमें भी कुछ पॉजिटिव चीजें जरूर होगी। जैसा आपने देखा होगा कि बादल घिर जाता है, काफी ज्यादा बारिश होती है, आंधी आती है, तूफान आता है, लेकिन उसके बाद जो है सूरज जो है इनके बीच से निकल जाता है। तो इसका कहने का ये मतलब है कि कितना भी अंधेरा आ जाए आपकी जिंदगी में, कहीं ना कहीं से रोशनी जरूर आएगी। अगला है आपका आई वॉश। इसका मतलब होता है ए डिसेप्शन, यानी कि धोखा। और हिंदी में आपने कहावत सुना होगा, आंखों में धूल झोंकना, तो उसको भी आप कह सकते हैं आई वॉश। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द इंटरव्यू इज एन आई वॉश
द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी बीन सेलेक्टेड। यानी ये जो इंटरव्यू हो रहा है ना, ये एक तरह का धोखा है, आंखों में धूल झोंका जा रहा है। जिस बंदे को लेना था ना, उसको ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं वो। तो ये जितनी चीजें हो रही हैं, ये क्या है, आई वॉश है। ये सब बस दिखावे के लिए हो रही हैं। अगला है आपका फिदर इन वंस कैप। इसका मतलब होता है ए न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन या एन अचीवमेंट। यानी कि आपने कुछ अचीव किया है, कुछ बड़ा। और हिंदी में आपने कहावत सुना होगा, चार चांद लगाना। तो आपने अपनी जिंदगी में चार चांद लगाया है, तो उसी को हम बोलेंगे फेदर इन वंस कैप। तो सेंटेंस से समझिए और अच्छे से समझ में आएगा आपको। इट इज फेदर इन यशस्वी जायसवाल कैप एज ही हैज बीन सेलेक्टेड इन इंडियन टीम। यानी कि यशस्वी जायसवाल जो हैं, ये आईपीएल में खेल रहे थे। आईपीएल में इनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। वहाँ से तो ये काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए, और उसके बाद इनके अच्छे प्रदर्शन से इनको इंडियन टीम में भी सिलेक्ट कर लिया गया। तो इन्होंने जो है अपने कैप में फेदर खुद लगाया, यानी अपने अचीवमेंट में इन्होंने चार चांद और लगा दिया इंडियन टीम में सेलेक्ट होके। और आपको इनके बारे में पता होगा कि ये जो है गोलगप्पे बेचते थे। इनके फादर काफ़ी गरीब थे और वहाँ से ये उठ कर आए हैं, और देखिए अभी कितना अच्छा ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप भी जो है अपनी परेशानियों से हड़बड़ाइएगा नहीं, आप जम के मेहनत कीजिए, आप भी जो है एक दिन सक्सेस होंगे। अगला है आपका फिट एज ए फिडल। इसका मतलब होता है इन ए परफेक्टली हेल्दी कंडीशन या हेल्दी एंड स्ट्रांग। यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होना, पूर्णतः स्वस्थ होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी इज फिट एज ए फिडल। ये जो लड़की है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ है, काफ़ी हेल्दी है। देख रहे हैं ना कितनी फिट है ये। अगला है आपका गेव वेन टू समथिंग। इसका मतलब होता है एक्सप्रेस्ड फोर्सफुली। यानी कि किसी चीज को फोर्सफुली कहना, या आप कह सकते हैं किसी पर भड़ास निकालना अपना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही गेव वेन टू हिज एंगर ऑन हर। यानी कि इस बंदे ने जो है ना, अपने गुस्से का भड़ास जो है अपनी वाइफ पे निकाल दिया। ऑफिस में इसके बॉस ने जो है कुछ इसको डांटा वाटा होगा, तो इसको काफी गुस्सा आया था, और ये अपना गुस्सा का जो भड़ास है ये अपनी वाइफ पे आके निकाल रहा है। तो ये गलत बात है, ऐसा मत कीजिएगा आप लोग। अगला है आपका गेट विंड ऑफ समथिंग। इसका मतलब होता है हियर अबाउट समथिंग सेक्रेट या कम टू नो। यानी कि कोई सेक्रेट चीज के बारे में आपको पता चलना, या आप कह सकते हैं कि उसके बारे में आपको हवा लगना या खबर लगना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही जस्ट गॉट विंड ऑफ हर अफेयर। ये जो आदमी है, इसको अभी इस बात का पता चल रहा है कि इसकी वाइफ का अफेयर जो है इस बंदे के साथ है। देखिए ये इसके घर में था, अभी इसको देख के ये भाग रहा है। तो इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला है आपका गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। सॉरी, यहाँ सोल्जर नहीं होगा, शोल्डर होगा। तो इसका मतलब होता है डेलिब्रेटली इग्नोर समवन। यानी कि किसी को जानबूझकर नजरअंदाज करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, नाउ अ डेज सी इज गिविंग हर बॉयफ्रेंड द कोल्ड शोल्डर। यानी कि ये जो लड़की है ना, अपने बॉयफ्रेंड को आजकल जानबूझकर इग्नोर कर रही है। अब पता नहीं क्या कारण है इग्नोर करने का, लेकिन ये जानबूझकर इसको इग्नोर कर रही है। अगला है आपका हैंग अप वंस बूट। इसका मतलब होता है टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम ए स्पोर्ट। यानी कोई खेल से अपने आप को संन्यास ले लेना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए आप, एम एस धोनी विल हैंग अप हिज बूट फ्रॉम आईपीएल बाय नेक्स्ट ईयर होपफुली। यानी कि इस बार ही लग रहा था कि एम एस धोनी जो है आईपीएल से रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन इन्होंने जो है एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि इतना सपोर्ट अगर पब्लिक का रहेगा तो हम रिटायर नहीं होंगे। तो मे बी अगले आईपीएल में ये रिटायर हो जाए। और हम तो चाहते हैं कि ये तो अगला 5-10 साल जो है आईपीएल खेलते रहें, क्योंकि ये जब खेलते हैं तो मज़ा आता है मैच देखने में। अगला है आपका हार्ड एंड फास्ट। इसका मतलब होता है डैट कैन नॉट बी अल्टर्ड या स्ट्रिक्ट। यानी कि ऐसी चीज जिसे अल्टर नहीं किया जा सके, चेंज नहीं किया जा सके, या आप कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट कोई रूल जो होता है ना, उसे हम कह सकते हैं हार्ड एंड फास्ट। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, इट इज हार्ड एंड फास्ट रूल दैट वन मस्ट वियर हेलमेट वाइल ड्राइविंग टू व्हीलर। यानी कि ये जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर आप टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना है, अगर आप नहीं पहनेंगे तो आपको चालान कट जाएगा। और ये जो है आपकी सेफ्टी के लिए भी है कि आपको हेलमेट जरूर पहनना चाहिए जब आप टू व्हीलर ड्राइव करते हैं। अगला है आपका हैव ए फिंगर इन एवरी पाई। इसका मतलब होता है टू बी इन्वॉल्व इन ए लार्ज एंड वेरिड नंबर ऑफ एक्टिविटीज और इंटरप्राइज। यानी एक साथ एक से अधिक काम में फंसे होना, बहुत सारा काम को एक साथ करना। तो उसे ही हम कहते हैं हैव ए फिंगर इन एवरी पाई। तो सेंटेंस में इसका यूज देख लीजिए, ही वेरी मच लाइक्स टू हैव ए फिंगर इन एवरी पाई। यानी वो जो आदमी है ना,
वो बहुत सारे काम को एक साथ करना उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बहुत सारे काम को एक साथ वो करता है। और जैसा आप इस पिक्चर में देख ही पा रहे हैं, देखिए हर एक पाई में इसका एक फिंगर है, मतलब इतना ज़्यादा ये बिजी है। अगला है आपका हॉब्सन चॉइस। इसका मतलब होता है नो रियल चॉइस एट ऑल, यानी कि कोई विकल्प नहीं होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, व्हेन यू ऑफर समवन ए हॉब्सन चॉइस यू आर गिविंग हिम ए चॉइस वेयर देयर इज ओनली ऑप्शन टू सेलेक्ट। यानी कि आप अगर किसी को हॉब्सन चॉइस दे रहे हैं, इसका मतलब आप उसको एक ही ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई तुमको यही सेलेक्ट करना है, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, इफ यू वांट टू वियर ए रेड ड्रेस टू द डांस इट्स हॉब्सन चॉइस देयर इज ओनली वन लेफ्ट यू शुड हैव कम अर्लियर। यानी कि अगर डांस में ये लड़की ये रेड सूट पहनना चाहती है तो इसके पास ऑप्शन चॉइस है, बस यही एक रेड सूट बचा है, ये लेना चाहती है तो ले, नहीं लेना चाहती है तो नहीं ले। अगला है आपका होल्ड वंस टंग। इसका मतलब होता है बी साइलेंट या टू कीप क्वाइट, यानी कि जवान पे लगाम देना, शांत रहना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही हेल्ड हिज टंग इन फ्रंट ऑफ पुलिस ऑफिसर एज ही हैड ब्रोकन द ट्रैफिक रूल्स। यानी कि इस बंदे ने जो है ट्रैफिक रूल तोड़ा, तो उसके बाद ये अपने जवान पे कंट्रोल रखा। जवान ज़्यादा चलाया नहीं पुलिस ऑफिसर के सामने, अगर ये ज़्यादा चलाता तो फाइन भी इसको देना पड़ता और हो सकता है तो जेल भी जाना पड़ता पुलिस ऑफिसर के साथ आर्ग्यूइंग करने के चक्कर में। तो ये जो है बंदा है काफ़ी समझदार है, इसने जो है सॉरी बोल दिया कि भाई गलती से मैंने ट्रैफिक रूल को वायलेट किया है, मुझे माफ़ कर दो। अगला है आपका होल्ड योर हॉर्सेज। इसका मतलब होता है बी पेशेंट, यानी कि शांत रहना, धैर्य रखना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, होल्ड योर हॉर्सेज वी हैव नॉट वोन एट सो डोंट स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। यानी कि एक कैप्टन है अपने टीम को कह रहा है कि भैया अपने हॉर्सेज को होल्ड करके रखो, यानी कि अपने जज्बात पे काबू करके रखो, अभी हम जीते नहीं हैं, अभी से सेलिब्रेट करना स्टार्ट मत करो, हो सकता है लास्ट में हम हार जाएं, तो इसलिए अभी धैर्य रखो थोड़ा। अगला है आपका इन ए पिकल। इसका मतलब होता है एक्सपीरियंसिंग ए डिफिकल्ट सिचुएशन या ए ट्रबल, यानी कठिन परिस्थिति में होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, आर्ग्यूइंग विथ ए पुलिस ऑफिसर ही इज नाउ इन ए पिकल। ये बंदा जो है ये पुलिस ऑफिसर के साथ आर्गू कर रहा था, बहस कर रहा था, तो अब ये जो बंदा है ये परेशानी में आ गया है, ये डंडे जो है इस पर बरस रहे हैं, तो भाई साहब अब परेशानी में आ गए हैं। अगला है आपका इन द आई ऑफ ए स्टॉर्म। इसका मतलब होता है बी इन द मिडिल ऑफ ए डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि मुसीबतों के बीच होना, बहुत सारी मुसीबतें हैं उसके बीच में आप हैं। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, श्रीलंका इज इन द आई ऑफ स्टॉर्म दिस डेज। श्रीलंका में जो है काफ़ी आर्थिक तंगी आ गई थी, उसके कारण श्रीलंका जो है मुसीबतों के बीच में भी है और धीरे धीरे ये रिकवर कर रहा है, तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगला है आपका इन द गुड बुक्स। तो इसका मतलब होता है इन फेवर विथ समवन, यानी कि किसी के पक्ष में होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही इज ऑलवेज इन द गुड बुक्स ऑफ हिज क्लास टीचर। ये क्लास टीचर के पक्ष में हमेशा रहता है, उसके हमेशा गुड बुक्स में रहता है और टीचर भी इसको बहुत ज़्यादा मानता है क्योंकि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा सिंसियर है। अगला है आपका इन द टीथ ऑफ। इसका मतलब होता है डायरेक्टली अगेंस्ट या इन डायरेक्ट अपोजिशन टू, यानी कि किसी चीज का प्रत्यक्ष विरोध में होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, आर्टिकल 370 वाज रिवोक्ड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द टीथ ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि आर्टिकल 370 जो हटाया गया जम्मू एंड कश्मीर से, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इसके अगेंस्ट थे, इसके प्रत्यक्ष विरोध में थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 370 नहीं हटना चाहिए। लेकिन ये जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने डिसीजन ले लिया था कि आर्टिकल 370 हटाना है तो हटाना है, इन्होंने आर्टिकल 370 हटा दिया। अगला है आपका किक्ड अप ए रो। इसका मतलब होता है मेड ए ग्रेट फस या काउज ए डिस्टर्बेंस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हंगामा करना, या हिंदी में आपने एक कहावत सुना होगा आसमान सिर पर उठाना, तो उसे हम बोलेंगे किक्ड अप ए रो। तो सेंटेंस में इसका यूज देख लीजिए, शी पिक्ड अप ए ट्रिमेंडस फस अबाउट हैविंग टू वेट। ये जो लड़की है ना, इसको थोड़ा वेट करना पड़ा, इसका बॉयफ्रेंड जो है लेट आया इससे मिलने, तो इस लड़की ने आसमान सिर पर उठा लिया, खूब हंगामा किया, बोला मैं तुमको खा जाऊंगी, तुम इतना लेट क्यों आए हो। तो देखिए भाई साहब चुपचाप सुन रहे हैं। अगला है आपका लेंड मी योर ईयर। इसका मतलब होता है टू पोलाइटली आस्क फॉर समवन फुल अटेंशन, यानी किसी को बोलना कि भैया ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, कान लगाकर सुनो जो मैं बता रहा हूँ। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, एज ए टीचर आई ऑफन एक्सपेक्ट माई स्टूडेंट्स टू लेंड मी दियर ईयर्स वाइल टीचिंग।
मैं एक टीचर हूँ और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो ध्यान लगाकर सुने जो मैं बोल रहा हूँ। और ये किस लिए? ताकि आपको जो चीज़ें हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आए। मैं इतना मेहनत करता हूँ, आपके लिए स्लाइड बनाता हूँ, फोटोज़ डालता हूँ, सेंटेंस लिखता हूँ और तब मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो अगर आप इसको अच्छे से नहीं सुनेंगे तो मुझे बुरा लगेगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो आप जो है ध्यान से सुना कीजिए जो मैं बोलता हूँ। और अपना कान जो है आप मुझे दे दीजिए। कौन कौन देना चाहता है अपना कान मुझे? प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगला है आपका लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। इसका मतलब होता है टू रिमेन आइडल, यानी कि निष्क्रिय रहना, आलसीपन जो होता है ना, आलसी टाइप सोए रहना, उसको हम बोलेंगे लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। तो सेंटेंस में इसका यूज देख लीजिए। ही हैज नेवर बीन वन टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट, ही ऑलवेज डज हिज वर्क ऑन टाइम। यानी वो जो बंदा है वो बिल्कुल आलसी नहीं है और वो बंदा अपना काम को सही समय पर करता है। अगला है आपका लूज वंस हेड। इसका मतलब होता है टू लूज सेल्फ कंट्रोल या पैनिक, यानी कि अपना आपा खो देना, गुस्सा हो जाना छोटी छोटी बातों पे, तो उसे हम बोलते हैं लूज वंस हेड। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। इन डिफिकल्ट सिचुएशन ऑल्सो ए वाइज मैन नेवर लूज हिज हेड। यानी कितना भी कठिन परिस्थिति आ जाए एक जो बुद्धिमान आदमी होता है वो अपना आपा नहीं खोता है, ना ही वो गुस्सा होता है, उस सिचुएशन को आराम से हैंडल करता है। और पिक्चर में देखिए ये भाई साहब जो है आपा खो दिए हैं, अपना हेड जो है निकाल के फेंक दिए हैं। अगला है आपका मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। इसका मतलब होता है कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व या कन्फेस्ड हिज क्राइम, यानी कि जो अपराध है ना जो किसी ने किया है उसको स्वीकार कर लेना कि हाँ भैया ये क्राइम जो है मैंने किया है। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। द क्रिमिनल मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हिज क्राइम, यानी क्रिमिनल ने जो है अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है और ये भाई साहब अब जेल के पीछे आ गए हैं। अगला है आपका मेक नो बोन्स अबाउट। इसका मतलब होता है डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन या टू स्टेट समथिंग क्लियरली, यानी किसी चीज को बोलने में जरा भी नहीं हिचकिचाना, जो गलत है उसको कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। ही मेड नो बोन्स अबाउट हिज अनहैप्पीनेस विथ द रेस्टोरेंट फूड, यानी कि बंदा रेस्टोरेंट में गया खाना खाने और बहुत ही हाई फाई रेस्टोरेंट था पर उन्होंने जो खाना दिया ना वो बहुत ख़राब दिया। तो ये बंदा जो है बिल्कुल नहीं हिचकिचाया, उसके मैनेजर को बुलाया और बोला खाना बहुत ख़राब है भैया। तो इससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला है आपका मूव हेवन एंड अर्थ। इसका मतलब होता है मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, यानी कि किसी चीज को पाने के लिए पूरा एफर्ट लगाना। और हिंदी में आपने कहावत सुना होगा जमीन आसमान एक कर देना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। ही मेड हेवन एंड अर्थ टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम, यानी कि इस बंदे ने जो है जमीन आसमान एक कर दिया कि जो प्रोजेक्ट है उसको टाइम पे कंप्लीट कर दिया जाए। देखिए भाई साहब कितने गौर से काम कर रहे हैं। तो आप भी अपने एग्जाम के लिए, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो अपने एग्जाम के लिए आप हेवन एंड अर्थ को मूव कर दीजिए, मतलब कि जी जान से कोशिश कीजिए, जमीन आसमान एक कर दीजिए एसएससी को क्लियर करने के लिए। अगला है आपका नो लव लॉस्ट बिटवीन। इसका मतलब होता है नॉट ऑन गुड टर्म्स या इंटेंस डिसलाइक, यानी कि अच्छे टर्म में नहीं होना एक दूसरे से, या आप कह सकते हैं दोनों के बीच में नफरत होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, यानी कि इन दोनों के बीच में ना काफी ज्यादा दुश्मनी चल रही है, एक दूसरे को ये बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं। अगला है आपका नॉट वंस कप ऑफ टी। इसका मतलब होता है नॉट वंस चॉइस और प्रेफरेंस, यानी कि किसी का चॉइस या प्रेफरेंस नहीं होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। सी इज नॉट माई कप ऑफ टी फॉर मैरिज, यानी ये बंदा जो कह रहा है कि ये जो लड़की है ना ये मेरी प्रेफरेंस नहीं है शादी करने के लिए, ये इसका अच्छा दोस्त जरूर है पर शादी ये इससे नहीं करना चाहता है, शादी के लिए ये कोई और लड़की देख रखा है, इसकी प्रेफरेंस ये नहीं है। तो इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला है आपका ऑफ द हुक। इसका मतलब होता है नो लॉन्गर इन डिफिकल्टी और ट्रबल, यानी कि कोई भी परेशानी से बाहर आ जाना, अब उस परेशानी में आप नहीं हैं। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। बाय हिज क्लेवर वर्क ही इज नाउ ऑफ द हुक, यानी कि वो अपने चालाकी से इस प्रॉब्लम से बाहर आ गया है, उसने अपना दिमाग लगाया कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आना है और वो बाहर आ गया है, तो उसी को हम कहेंगे ऑफ द हुक। तो इसे कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला है आपका आउट ऑफ द ब्लू। इसका मतलब होता है सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि बिल्कुल अचानक एकाएक कोई चीज आ जाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। द ह्यूरिकेन केम आउट ऑफ द ब्लू,
यानी जो ह्यूरिकेन आया ना वो एकाएक आ गया और बहुत ज़्यादा तबाही मचा दिया। तो इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला है आपका आउट ऑफ द क्वेश्चन। इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल, यानी कि असंभव। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ए ट्रिप टू स्विट्जरलैंड एलोन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन एज माई पेरेंट्स विल नेवर अलाउ मी टू गो एलोन। यानी कि एक लड़की है वो स्विट्जरलैंड अकेले जाना चाह रही है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, असंभव है, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो हैं कभी ये अलाउ नहीं करेंगे कि तुम अकेले स्विट्जरलैंड घूमने जाओ। तो ये क्या है, इम्पॉसिबल है। तो इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला है आपका ओवर हेड एंड ईयर्स। इसका मतलब होता है कंप्लीटली, यानी कि पूरी तरह। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही इज डेप्थ ओवर हेड एंड ईयर्स। यानी कि आदमी जो है ना ये कर्जे में डूबा हुआ है, ओवर हेड एंड ईयर यानी कंप्लीटली, पूरी तरह ये कर्जे में डूबा हुआ है। अगला है आपका पार्ट एंड पार्सल। इसका मतलब होता है इसेंशियल एलिमेंट या इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि कोई अनिवार्य अंग किसी चीज का। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, डिसिप्लिन इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिफेंस सर्विसेज। यानी कि जो डिसिप्लिन होता है ना वो पार्ट एंड पार्सल है डिफेंस सर्विसेज का। डिफेंस में डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसा आप इस पिक्चर में देख ही पा रहे हैं, देखिए कैसे मार्चिंग कर रहे हैं। तो ये जो मार्चिंग होती है ना ये सभी से नहीं हो जाएगी, काफ़ी अनुशासन में इसकी प्रैक्टिस की जाती है, और ये बंदे सारे अनुशासन में रहते हैं तब जाके ये चीज़ें आती हैं। अगला है आपका पास द बक। इसका मतलब होता है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी या ब्लेम समवन फॉर व्हाट यू डिड रॉन्ग। यानी कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर देना। ये आप हिंदी में कहावत सुने होंगे कि पल्ला झाड़ना, तो उसी को हम बोलते हैं पास द बक। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, डोंट पास द बक एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अपना पल्ला मत झाड़ो, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्सेप्ट करो। जैसे आप देखिए इस पिक्चर में, ये बोल रहा है कि ये तुमने किया, ये बोल रहा है ये तुम्हारा काम है, ये बोल रहा है ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। मतलब एक दूसरे को बक पास कर रहे हैं, ये पल्ला झाड़ रहे हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अगला है आपका प्ले लिप सर्विस। इसका मतलब होता है प्रिटेंड टू रिगार्ड या सेइंग दे एग्री ऑल्दो दे डू नॉट सपोर्ट इट। यानी कि दिखावटी समर्थन करना है, दिखावटी प्रेम करना। रियल में वो कुछ ऐसा करना नहीं चाह रहा है, लेकिन ऐसा दिखा रहा है कि मैं आपके सपोर्ट में हूँ। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही पेड लिप सर्विस टू फैक्ट्री वर्कर्स बट शी डिड नॉट हेल्प देम। यानी ये जो लड़की है ना वो बोली फैक्ट्री वर्कर्स से कि मैं आपका सपोर्ट करती हूँ, आपका समर्थन करती हूँ, लेकिन रियल में उसने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो ये क्या है, लिप सर्विस है, यानी कि मुंह से जो बोलना है बोल दिए, रियल में कोई काम नहीं करना। अगला है आपका प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। इसका मतलब होता है स्पेंड लेविशली या स्पेंड रेकलेसली। यानी कि आवश्यकता से अधिक खर्चा करना, फालतू के खर्च करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी इज प्लेइंग डक एंड ड्रैग्स नाउ डेज। आजकल जो है ये लड़की काफ़ी ज़्यादा खर्च कर रही है, बिना मतलब का खर्च कर रही है। हस्बैंड ने क्रेडिट कार्ड दे दिया है इसको, हस्बैंड के क्रेडिट कार्ड से इसने गर्दा मचा रखा है। अगला है आपका और ये लास्ट है, प्लेइंग विथ फायर। इसका मतलब होता है टू एक्ट इन ए डेंजरस एंड रिस्की वे। यानी कि गंभीर जोखिम उठाना, कोई काम में जो रिस्क है उसको करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देख लीजिए, समटाइम्स टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ यू हैव टू प्ले विथ फायर। यानी कि कभी कभी अपने लाइफ में अगर आप सक्सेस करना चाहते हैं तो आपको फायर के साथ प्ले करना पड़ेगा, यानी कि आपको जोखिम उठाना पड़ेगा। तो इससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। तो होप ये जो 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने आपको कराएं ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे और आपको अच्छे से याद भी हो गए होंगे। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ एक एक इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर किया है इस वीडियो में। और इससे रिलेटेड जो ये पीडीएफ है जो मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का, वो भी मेरे प्लेलिस्ट में है, तो उसको भी आप जाके देख लीजिएगा। आप और इडियम्स एंड फ्रेजेज और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे ध्यान दीजिए, पर ये 200 जो मैंने कराए हैं ना ये मोस्ट रिपीटेड हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी को भी आप देखिए, मेरे चैनल पे बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेज और वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस के वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, और सारे वीडियोस मेरे इसी तरह से हैं, फिगर के साथ, सेंटेंस के साथ, तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। और सबका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और एक वीडियो मैंने डाला है अभी वर्ड पावर मेड इजी का, वर्ड पावर मेड इजी बुक आपने सुना है ना, उसका फुल वीडियो मैंने डाला है, और वो भी आपको वोकैब में काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि उसमें मैंने रूट वर्ड से सारी मीनिंग्स को बताया है।
तो उसको भी आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना सपोर्ट इसी तरह से दिखाते रहिए ताकि मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।